नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ लो पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ईंटें मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। ये आपके बोर्ड्स और सीयूटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप आगे तक पूरी वीडियो में बने रहें। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको नए एनसीईआरटी के साथ पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक किसी ने भी यूट्यूब पर नई एनसीईआरटी के साथ नहीं करवाया है हिस्ट्री। अब मैं पहली बार यूट्यूब पर हिस्ट्री करवाने जा रहा हूँ, अभी नए एनसीईआरटी के साथ। आप बोलेंगे अब सर नई एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में क्या अंतर है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, नई एनसीईआरटी मतलब जो अब बनी, यानी कि 2024 के बाद जो बनी उसको बोलते हैं नई एनसीईआरटी, और जो उसके पहले थी उसको बोलते हैं ओल्ड एनसीईआरटी। अब देखिए, ये जो आप देखें 2024 से पहले वाली एनसीईआरटी और ये अब की एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है, यानी कि जो ये 2024 के बाद चल रही है। तो इसमें आप देखेंगे तो बोलेंगे सर इसमें तो चीज़ें तो सेम है, इसमें भी वही चीज़ है, उसमें भी वही चीज़ है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर देखिए, इसकी हेडिंग देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पारिभाषिक शब्द और स्थान। ये पुरानी एनसीईआरटी थी, लेकिन नई एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ शर्त, स्थान और समय। तो आप इसे अपने एनसीईआरटी से मैच कर लेंगे, आपके पास नई एनसीईआरटी है पुरानी। अब मैं नई एनसीईआरटी से ही पढ़ाने जा रहा हूँ। किसी ने भी अब तक नई एनसीईआरटी से वीडियो नहीं बनाई है पूरे यूट्यूब पर ऑनलाइन अभी तक। इसमें ना ही हेडिंग चेंज हुई है, डाटा भी चेंज हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की टाइम पीरियड यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए उसका इसमें डाटा नहीं दिया हुआ है। यानी कि जो नई एनसीईआरटी है डेफिनेटली उसमें चीज़ें बहुत सारी चेंज हैं जो आपके बोर्ड पे इफेक्ट डालेंगे और आपके एग्जाम पर सीयूटी पर भी इफेक्ट डालेंगे। इसीलिए आप नई एनसीईआरटी के साथ ही पढ़िए। पूरा का पूरा डाटा तक चेंज हो गया है बहुत चीज़ों का। आप देखेंगे, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें आप देखिए पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर ये पैराग्राफ दे रखा होगा, लेकिन नई एनसीईआरटी में आप देखेंगे वो वाला पैराग्राफ यहाँ पर नहीं दे रखा है। यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ, नया पैराग्राफ दे रखा है कोई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको नई एनसीईआरटी के साथ पढ़ा रहा हूँ। अब तक किसी ने भी यूट्यूब पे नई एनसीईआरटी के साथ नहीं पढ़ाया है, तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। आपको ये बोर्ड्स और सीयूटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी बस्तियां थी वो सिंधु नदी के आसपास बसी हुई थी। इसके लिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जो इसका वेल डेवलप्ड यानी कि पीरियड था, टाइम पीरियड था, इसका टाइम पीरियड था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यानी कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। इसका जो हिस्टोरियन द्वारा टाइम डिसाइड किया गया, इस टाइम पर ये एकदम चरम पर थी। इसे बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या विकसित हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हम देखते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट साइट की इसके इंपॉर्टेंट साइट थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और कालीबंगा, लोथल, बनावली। ये सब इसके क्या थे, इसके प्रमुख, इसके मेजर सिटीज थी, जो इसके जो फेमस सिटीज थी ये इतनी थी। और इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं, इसमें यहाँ पर कांस्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता इसे बोलते हैं। तो आप सोचेंगे कि क्या इसके यहाँ पर इस टाइम पर कोई और मेटल यूज नहीं होता था, यहाँ पर और अन्य भी धातुएं यूज होती थी, जैसे तांबा एंड ऑल। लेकिन इसको कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर कांसा सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। अब आइए हम अपने अगली इस स्लाइड पे देखते हैं कि मोहर, जो हड़प्पा की मोहरें थी वो सबसे ज़्यादा विशिष्ट चीज़ें थी। विशिष्ट मतलब जो सबसे स्पेशलिटी थी उनकी मोहरों में दिखाई पड़ती है। इनकी जो मोहरें थी वो सेलखड़ी नाम के पत्थर से बनी हुई थी। अब आप सोचेंगे सर सेलखड़ी नाम के पत्थर से क्यों बनी हुई थी, क्योंकि जो सेलखड़ी का पत्थर था वो बहुत मुलायम होता है, उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अन्य पत्थरों के मुकाबले बहुत मुलायम पत्थर होता है। अन्य पत्थरों के कंपेरिजन में पत्थर है तो हार्ड तो रहेगा, लेकिन अगर पत्थर की कैटेगरी में कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा उनसे ज़्यादा सॉफ्ट रहता था, इसीलिए उससे क्या बनाया जाता है, मोहरे बनाया जाता था। तो आप मोहरे में देखेंगे, अधिकतर मोहरों में यही जानवर हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, ये जानवर देखने को मिलता है जिसके आगे कुछ बना हुआ, जिससे कुछ खा रहा है और उसके एक सींग है। इसके बोलते हैं हिंदी में एक सींगी जानवर। देखिए इसके एक सींग है, इसे वन हॉर्न एनिमल बोलते हैं। लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि कौन सा जानवर था और ये क्या खा रहा है। लेकिन ये आगे कुछ यहाँ पर देखेंगे तो अब इसमें कुछ ये खा रहा है। जो भी इसको उन्होंने दिया होगा खाने के लिए वही खा रहा है, डेफिनेटली चारा ये दिया होगा, और क्या देंगे, अनानास थोड़ी नहीं देंगे। अब आगे देखेंगे यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा भी गया है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है हमें कि इस हड़प्पा शब्द का हमने प्रयोग जान लिया क्यों किया गया है, इसका टाइम पीरियड हम बता दिया है। डेफिनेटली आपको ये डाटा ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। जैसे मैं बार-बार बता रहा हूँ, मैं नई एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप सबको नई एनसीईआरटी वाले डाटा मिल रहे हैं। आप अगर पुरानी एनसीईआरटी पढ़ते तो नहीं मिलते हैं आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा वीडियो तक लास्ट तक बनिए। आप नई एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर में, आप पूरा अच्छे से लेके आएँगे। अगर आपने पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी है, बस आप एक बार मेरी वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। अब पहले चरण को हम इसका प्रारंभिक चरण बोलते हैं। सपोज़ दैट मैं अगर आपको एग्जांपल देके समझाऊँ, जैसे कोई घर बनता है तो एक ही बारी में तो बन नहीं जाता है। पहले उसमें वो धीरे-धीरे चालू होता है बनना, उसमें कुछ ईंट्स लगती हैं, घर बनता है, फिनिशिंग होता है, उसमें काम होते हैं, उसमें फर्नीचर्स आता है, उसमें सब चीज़ लगते हैं। तो एक स्टेज पे बनना चालू होता है। जब वो बनना चालू होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसका इनिशियल स्टेज यानी कि प्रारंभिक चरण। तो हड़प्पा सभ्यता का भी ऐसे प्रारंभिक चरण था, जो कितने टाइम था, वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक इसका प्रारंभिक चरण था, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक हड़प्पा बोलते हैं। इसके बाद इसका सेकंड फेज चालू होता है। जैसे कि मैंने आपको घर का एग्जांपल देके बताया, जैसे जैसे घर बनता रहेगा फिर इस टाइम पे वो क्या होगा, घर आपका अच्छे से बन जाएगा, वो एकदम वेल डेवलप फर्नीचर लग जाएंगे, आप उसमें रहना चालू कर देंगे, तो एकदम उस टाइम पर क्या होगा, वो एकदम परिपक्व हो जाएगा आपका घर, यानी कि एकदम मैच्योर हो जाएगा। तो ऐसे हड़प्पा सभ्यता भी बनते बनते एक टाइम पर एकदम पूरा मैच्योर हो गई, पूरा एकदम वेल डेवलप हो गई सिटी, अच्छे से पूरे शहर उसके अच्छे से बस गए। तो उसको हम बोलते हैं, अब बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या शहरी हड़प्पा सभ्यता। और इसका टाइम पीरियड क्या था, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक इसका टाइम था। अब दूसरी बात हम बताते हैं आपको, जो लास्ट एक आपका घर तो बन गया, लेकिन एक टाइम के बाद जो आपका घर है वो गिरना चालू, मतलब उस धीरे-धीरे डैमेज होना चालू हो जाएगा, उसके लाइफ टाइम चला जाएगा, क्योंकि एक ही टाइम तक तो घर रहेगा। जनरली बोला जाता है कोई सा घर 100 साल तक रहता है, लेकिन पता नहीं। तो इसीलिए घर के देखेंगे आप, उसमें से लेंटर उसका निकलने लगेगा, टाइल्स निकलने लगेंगी, वॉशिंग मशीन खराब होने लगेगा, ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे चीज़ें सब खराब होने लगेंगी, यानी कि घर का डिक्लाइन होना चला जाएगा, यानी कि घर क्या होगा, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसे इस हड़प्पा सभ्यता का भी एक टाइम आता है, जिस टाइम के बाद वो क्या होती है, वो गिरना चालू हो जाती है, उसका डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं उसे उत्तर हड़प्पा सभ्यता। उत्तर हड़प्पा सभ्यता के अर्थ, जब हड़प्पा सभ्यता अपने पतन की ओर बढ़ रही थी, उसे ही बोलते हैं हम उत्तर हड़प्पा सभ्यता। इसका टाइम पीरियड है 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ हमें पता है कि जैसे मेजर सिटीज़ जो हैं, मेजर सिटीज़ यूपी, हरियाणा, लोथल जैसे कि मिलेगा आपको ये गुजरात में, और क्या बोलते हैं, इसके अलावा ये तो इंडिया की हो गई, लेकिन कुछ सिटीज़ इसके ऐसे थी जो इंडिया के बाहर भी थी, यानी कि उस टाइम पे तो यूनाइटेड था इंडिया, यानी कि मतलब पाकिस्तान भी उसमें शामिल था, ब्रिटिश इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके कुछ स्थल हम देखेंगे हमें बाहर के भी देशों में देखने को मिलते हैं। जैसे हम अगर आप देखेंगे अफ़गानिस्तान में हमें मिलता है सुरतुगोई से हमें नहरों के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो आप यहाँ पर मैप में अगर देखेंगे, अफ़गानिस्तान में दिखता नहीं है सुरतुगोई इस मैप में, लेकिन यहाँ पर ये सुरतुगोई यहाँ पर अफ़गानिस्तान में, जहाँ से हमें नहरों के साक्ष्य मिले हुए हैं। और इसकी हमें साइट्स देखने को मिलती हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान का जो ये पीछे वाला एरिया है, ये बलूचिस्तान, यहाँ पर इसकी साइट्स देखने को मिलती हैं। और क्या बोलते हैं, जो पंजाब का, ये पाकिस्तान का पंजाब रीजन है, ये पाकिस्तान का ये पंजाब, यानी कि पंजाब हमारे पाकिस्तान में भी, उनके पाकिस्तान में भी है और हमारे इंडिया में भी है। जैसे आपको पता है डिवाइड हो गया था ना, तो यहाँ से भी ये डिवाइड हो गया। तो एक पंजाब आधा उनके सब लगा गया, वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब तो हमारे पास ही है। तो यहाँ पर भी उनके साइट्स देखने को मिलते हैं। अब हम राजस्थान में हैं, राजस्थान में जैसा कि सबसे फेमस आप एक साइड है कालीबंगा, जैसे कि आप सब आगे बढ़ेंगे अभी कालीबंगा में बताऊँगा आपको क्या क्या मिला है। उसके बाद है धौलावीरा, जो कि धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में मिलता है, यहाँ पर आप देखेंगे इस मैप में तो दे नहीं रखा है, आलमगीरपुर, यहाँ पर कहीं पर एक आलमगीरपुर उत्तर में है, वेस्ट उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। फिर उसके बाद इसके इस साइड के स्थल कुछ कहाँ से पाए गए, महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र वाली रीजन जो था, यहाँ से भी इसके कुछ साइट्स पाए गए हैं। अब हड़प्पा की बस्तियाँ हम देखते हैं, तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि हड़प्पा की बस्तियाँ 2000 से अधिक बस्तियाँ अभी तक हड़प्पा की इंडिया में पाई गई हैं, और ये अधिकतर सरस्वती नदी घाटी के पास और सिंधु नदी घाटी के पास उपस्थित थी। इनमें से 2/3 बस्तियाँ सरस्वती नदी के बेसिन में उपलब्ध थीं, और उसके बाद यहाँ पर 5 जो सिटी थे, इसके मेजर सिटी थे, उनका हम नाम आपको बता देते हैं। पहले का नाम है राखीगढ़ी, दूसरे का नाम है मोहनजोदड़ो, तीसरे का नाम है हड़प्पा, चौथे का नाम है धौलावीरा और 5वें का नाम है गनवेरीवाला। ये गनवेरीवाला
पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी तक ओल्ड एनसीईआरटी में था ही नहीं, ये न्यू एनसीईआरटी में अभी-अभी आया है। तो आप इसका नाम सुनकर डरिए मत, मैं आपको इसके बारे में एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन अभी यहीं पर दे देता हूँ। ये गनबेरी वाला ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये साइट है पाकिस्तान के पंजाब में, वो भी साउथर्न एरिया में। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी ये साइट, और ये साइट जो है दोनों, ये देखिए मैं आपको अगली साइट में दिखाता हूँ। ये साइट कहाँ पर, ये देखिए, ये पाकिस्तान में देखने को मिलती है साइट। इसका नाम है गनबेरी वाला। ये नई साइट खोजी गई है, अभी तक इसका नाम हमारे एनसीईआरटी में भी नहीं था, लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी में इसका नाम आ गया, इसलिए मैं आपको इस पर एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूँ। ये अब तक हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शहर मिले हैं, उसमें सबसे बड़ा यानी कि 5वां सबसे बड़ा शहर इसको माना जाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, मैं आपको सिर्फ दे रहा हूँ। ये गनबेरी वाला जो है, ये आपके दक्षिण इस हिस्से में स्थित है, जो पाकिस्तान का पंजाब है उसके दक्षिण हिस्से में स्थित है, और ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से समान दूरी पर स्थित था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये रहा मोहनजोदड़ो और ये रहा हड़प्पा, आप ये देखेंगे इसके बीच में कहीं जाकर, ये देखिए ये इसके बीच में है, इन दोनों के बीच में जाकर ये उपस्थित, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से समान दूरी पर था। ये देखिए ये ऐसे लाइन जा रही है, तो यहाँ पर देखेंगे आप दोनों ये समान, इससे भी इतनी दूरी इसकी समान है, इससे भी इतनी दूरी समान है, यानी कि दोनों से ये समान दूरी पर था। अगर आपको आएगा, अगर पेपर में मैं क्वेश्चन में मार्क करने के लिए, तो आप डेफिनेटली जान गए हैं। आप एक साउदर्न पंजाब में पाकिस्तान के, वहाँ पर आप देखना बीच में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भी कहीं पर आप एक पॉइंट लगा देना ध्यान से, तो इससे आपका कवर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बता रहे हैं हम आपको हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो अच्छी चीज़ें थी, विशिष्ट चीज़ें थी, वो थी इसके मृदभांड। मृदभांड मतलब क्या होता है? बर्तन। लेकिन ये जो इसके मृदभांड यानी कि जो इसके बर्तन हैं, इसके पहले भी यहाँ पर लोग रहते थे, जैसे कि इस हड़प्पा सभ्यता से पहले भी यहाँ पर लोग रहते थे, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यताएं। उससे पहले भी यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, तो उनकी हड़प्पा संस्कृति से और उनका क्या में मैच करता है, अब हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जो हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता से जो पहले पर संस्कृति यहाँ पर थी, उनके जो बर्तन थे, यानी कि जो बर्तन थे, उनके हमें वहाँ पर देखने को मिले हैं, और हमें पता चलता है कि वो कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, और हमें यहाँ पर शिल्पकारी के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, यानी कि क्राफ्ट जैसे माला वाला बनाना, मन के उनके बनाना, तो उसके भी हमें साक्ष्य मिले हुए हैं। और जो हड़प्पा की पहली बस्तियाँ थी, हड़प्पा से पहले वाली बस्तियाँ थी, वो बहुत छोटी-छोटी बस्तियाँ थी। उनकी उसमें बहुत हमें मुश्किल से उसमें कोई बड़े हमें संरचना देखने को नहीं मिलती, सब संरचनाएँ वहाँ की छोटी-छोटी थी। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इससे कम डेवलप्ड थी, जो हड़प्पा से पहले सभ्यता थी, उससे हड़प्पा से कम डेवलप सभ्यता थी। लेकिन जब हम यहाँ पर जाते हैं हड़प्पा में, हड़प्पा का शहरी संरचना जो चालू होता है, हम जानते हैं 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, ये एकदम हड़प्पा का प्योर एकदम परिपक्व चरण रहता है। यहाँ पर शहर अच्छे से बस गए हैं, लोग अच्छे से रहना चालू हो गए हैं, अब पूरा एकदम सिटी लाइफ मेंटेन हो गई है। अब यहाँ पर देखेंगे हमें सब लोग कैसे रहते थे, निर्वाह के तरीके मतलब ये लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे अपनी जीवन यापन करते थे, उसको हम देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि विकसित हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत से जो के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि मछलियों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब उनकी हड्डियाँ मिली हैं उनके, और जैसे कि पेड़ पौधों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने आपको लगाया है, ये उसका जीवाश्म है, एक पेड़ का जीवाश्म है, ये पत्थर पे बना हुआ है, तो मैं आपको रेफरेंस के लिए लगा दिया हूँ। तो इन सबसे जो पुरावनस्पतिज्ञ हैं, पुरावनस्पतिज्ञ क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब पुराने समय के पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उन्हें बोलते हैं पुरावनस्पतिज्ञ। तो वो सब क्या करते हैं, उन्हीं सब के माध्यम से, जैसे ये सब हो गया, और अनाज के जले हुए दाने वाने हो गए, उनसे क्या करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो सब क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे। तो उन्होंने हमें बताया है कि पुरावनस्पतिज्ञों ने कि यहाँ के लोग जो थे, वो पेड़ पौधों और मछलियों से अपना जो भोजन प्राप्त करते थे। जैसा कि लोग आप जानते ही होंगे, जब नदी के पास रह रहेंगे तो मछली तो एक मेजर फूड उनका रहा ही होगा, और यहाँ पर उनके कुछ अनाज भी लेते थे, जैसे कि चना, दाल, ऐसे सब करते। और चावल तो यहाँ से बहुत कम ही लेते थे। ये तो एक अचंभे की बात है, क्योंकि नदी के पास होकर चावल का कम उगाना एक अलग ही बात हो गई, क्योंकि नदी के पास जो लोग रहते हैं ज़्यादातर चावल ही उगाते हैं। जैसे वनस्पति क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो पुराने टाइम के पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, बोलते हैं पुरावनस्पति, प्राचीन काल के अध्ययन करते हैं जो पेड़ पौधे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर पालतू जानवर के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसमें पालतू जानवरों में हमें शामिल हैं भेड़ियाँ, बकरी, भैंस, सुअर, ये सब क्या है, पालतू जानवर थे। लेकिन इसके अलावा वहाँ पर कुछ ऐसे जानवर थे जो जंगली थे, जिसे घर में मतलब पालतू मतलब जिनको डोमेस्टिक एनिमल नहीं थे, जैसे हिरण थे, वरा मतलब सुअर होता है, और घड़ियाल मतलब मगरमच्छ होता है। अब नदी के पास रहते हैं तो मगरमच्छ रहेंगे ही, और मगरमच्छ को कौन ही पालेगा जान के खतरा के लिए। अब लेकिन हमें ये नहीं पता
है कि ये जो लोग थे, जो भोजन प्राप्त करते थे, मछली और हड्डियाँ, ये अपने खुद जाकर इनका शिकार करते थे या दूसरे एक शिकारी समुदाय से ये उसको प्राप्त करते थे। हमें ये आज तक नहीं पता है कि ये जो भोजन प्राप्त करते थे शिकार से, ये खुद करते थे शिकार या दूसरे शिकारी समुदाय से प्राप्त करते थे। यहाँ पर हमें मछलियों की हड्डियाँ मिली हुई हैं और पशु और पक्षियों की भी हड्डियाँ मिली हुई हैं। अब हम आप बताते हैं यहाँ पर ये कैसे अपना एग्रीकल्चर करते थे। जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया कि ये अनाज पाया गया है, तो अनाज पाया गया इसका मतलब डेफ़िनेटली ये खेती तो करते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पे हमें वृषभ के चिन्ह मिलते हैं। वृषभ मतलब क्या होता है? बैल। बैल का आपको यहाँ पे देख भी सकते हैं फ़ोटो में, इसे बोलते हैं बैल। इसे संस्कृत में बोलते हैं वृषभ, शुद्ध हिंदी में ही वृषभ भी बोलते हैं, तो ऐसे हम सब नॉर्मली बैल बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर जो मोहरें मिली हुई हैं, उन पे दिखाया गया है कि उस पे एक बैल बना हुआ है कुबड़ वाला। तो इससे हमें डेफ़िनेटली पता चलता है कि वो सब क्या करते थे, खेतों की जुताई के लिए बैल का प्रयोग करते थे। अब इसमें चोलिस्तान और बनावली से तो आप देखेंगे यहाँ पर मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर मिट्टी के हल्के मॉडल मिले हुए हैं। मतलब मिट्टी का हल नहीं, उसका मॉडल है, जैसे खिलौने के लिए कोई बनाता है वैसे जब उसका मॉडल है। तो आप अभी आगे देखेंगे तो उसमें बहुत सारे से वहाँ से खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में देखेंगे जुते हुए खेतों के हमें साक्ष्य मिले हुए हैं। इसमें वहाँ पर हमें देखते हैं कि वहाँ पर जो फसलें होती थी एक साथ 2 उगाई जाती थी। ये कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पर जो उनकी रेखाएँ थी, हल्की रेखाएँ थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। समकोण पे काटने का मतलब ही वही हुआ कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाएँगी। कहने का मतलब एक साथ 2 फसलें का, जैसे अगर उन्होंने आलू बो रखी है तो उसी के साथ-साथ वो मटर भी बो देते थे। ऐसे ही एक साथ वो 2 फसलें उगाते थे और हमें पता चलता है अब फसल उगा दिया उन्होंने, बैल से खेती कर ली, फसल उगा दिया। उन्हें फसल को काटने के लिए भी तो उन्हें कुछ चाहिए होगा ना, औज़ार के लिए। तो लेकिन हम क्या वो लकड़ी के हत्थों का प्रयोग करते थे पत्थरों में लगाकर उसकी फसल की कटाई के लिए धातु के औज़ार प्रयोग करते थे। डेफ़िनेटली हमें आज तक पता नहीं है तो क्या करते थे? क्या वो लकड़ी के हत्थों को पत्थरों में लगाकर उसको औज़ार बनाकर यूज़ करते थे या धातु के उनके औज़ार थे उसको यूज़ करते थे? हमें अभी तक पता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसे लिख देना ये पता नहीं है। एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है, अभी हमें डेफ़िनेटली पता नहीं है कि किससे करते थे। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये उनके औज़ार हैं जिससे वो क्या करते थे, ऐसा माना जाता है कि वो अपनी रक्षा के लिए और खेती-वेती करने के लिए इसी का यूज़ किया करते थे। अब अधिकांश हड़प्पा के स्थल में हमें देखेंगे तो पानी की कमी थी। पानी की कमी इन द सेंस ऐसे रीजन में थे साइटें जहाँ पर पानी की कमी थी। यानी कि अर्धशुष्क स्थल में सब वहाँ पर उसके जितने भी क्षेत्र थे हमें मिले हुए हैं। तो जैसे कि उनको पानी तो नहीं है तो पानी के लिए कुछ न कुछ तो उनको करना पड़ेगा पानी के सोर्स के लिए। तो हमें अफ़गानिस्तान में नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। अफ़गानिस्तान में सोर्तगोई से हमें नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि नहरों से अपनी पानी की आवश्यकता पूरी करते थे। अब ऐसा नहर हमें पंजाब और सिंध में नहीं देखने को मिलती हैं। क्यों नहीं देखने को मिलती हैं? क्योंकि पंजाब और सिंध की नहरें क्या थी, गाद से भर गई थी। गाद मतलब एक टाइप की मिट्टी होती है जिसमें मतलब पानी के साथ मिट्टी बहती रहती है ना, तो एक मिट्टी से एक टाइम पर क्या होती है, नहरें भर जाती हैं। इसीलिए हमें पंजाब और सिंध से संभवतः नहर के गाद से भर जाने की वजह से हमें नहर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हमें सोर्तगोई कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में, जैसा कि मैंने आपको बताया था एकदम ऊपर अफ़गानिस्तान में, वहाँ से हमें नहरों के साक्ष्य मिले हुए हैं। दोस्तों आप इसे नोट करते चलिएगा। ये सब पॉइंट्स आपके बोर्ड्स के लिए और सीयूटी के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसी सब पे एमसीक्यू बनता है। और हमें धौलावीरा में हमें जलाशय के साक्ष्य मिले। जलाशय मतलब पाउंड, तालाब के साक्ष्य में कहाँ से मिले? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर उपस्थित है? गुजरात में। और जैसा कि हम जानते हैं ये सब धौलावीरा का प्रयोग जल संचय के लिए किया जाता था। मतलब एक रिजर्व वाटर के लिए करते थे, वो अपने फ्यूचर में प्रयोग करने के लिए, और कुओं का भी प्रयोग सिंचाई के लिए किया करते थे। दोस्तों यहाँ मैंने बता दिया कि पहले इन्होंने क्या किया, बैल से खेत जोता, खेत से इन्होंने फसल उगाई, अपनी फसल उगाने के बाद इन्होंने फसल की कटाई की औजार से। अब उसके बाद इनको को खाना तो बनाना होगा ना अपने भोजन को। वो तो प्लांट में जो फल आ गया, कोई भी आ गया, चावल आ गया, कुछ भी चने आ गए, तो ऐसे तो है नहीं कि वो डायरेक्ट उसे चावल को ही खा जाएंगे। उसे मतलब कुछ इनको अच्छे से उसे मिक्स करके बनाना होगा। तो हमें पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति लोग अनाज पीसने के लिए पत्थरों के और धातु के मिट्टी के यंत्र का उपयोग करते थे। जैसे कि इसमें 2 प्रकार की चक्कियाँ शामिल है। एक अवतल चक्की है। अवतल चक्की मतलब क्या है? ये इसका जो आप शेप देखेंगे ये अवतल चक्की, यानी कि ये ऐसे कर्व है ना, इसीलिए इसे अवतल चक्की बोलते हैं। जैसे अवतल चक्की क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो ऊपर से कर्व है, ऐसे देखिए ये
ऐसे है, इसीलिए इसे उत्तल बोलते हैं। अब देखिए आगे बताते हैं आपको, इसमें एक 2 तरह के हमें मिले हुए हैं। एक मिला हुआ है हमें एक सिंपल सा, एक ऐसा मिला हुआ है, एक दूसरे तरीके का मिला हुआ है। दूसरे तरीके का मतलब एक पे हम अनाज पीसते थे और एक में हम अनाज रख के उसको क्या करते थे, मसाला या ग्रेवी हो गया बनाने के लिए उसका यूज़ करते थे। अभी मैं आपको आगे दिखा दूँगा, इंडिया में इस टाइम पर भी ऐसे ही यूज़ होते हैं, आपके घर में भी हो सकता है वो। देखिए इसमें क्या है, 2 प्रकार की चक्की हमें मिली हुई हैं। एक अनाज पीसने के लिए, इसमें निचले पत्थर का खोखला हो गया है, जिसमें निचला पत्थर खोखला हो गया। कहने का मतलब है इस पर अनाज पीसते-पीसते जिसका पत्थर है आप देखेंगे खोखला हो गया है। इस पे अनाज पीसते रहेंगे एक टाइम के बाद, ये क्या होता है नीचे का पत्थर जो होता है खोखला हो गया है। और जो दूसरे हमें मिला है, दूसरा जो हमें मिला है ऐसा ही चक्की, उसका प्रयोग किया जाता था ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी मतलब सब्जियों पे मसाला-वसाला जो होता है उसके लिए, ग्रेवी बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था और इसे सलान पत्थर बोलते हैं। सलान पत्थर उसका नाम दिया गया है। और इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे, उनके जो भोजन बनाने का एकदम जो स्टाइल था एकदम डेवलप्ड था। क्योंकि अभी तक देखेंगे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, हमारे घर में अभी तक उनका यूज़ किया जाता है जिस टाइम जैसे लोग वो यूज़ करते थे, बस उसका शेप और साइज़ अलग हो गया है। और यहाँ तक कि इस जो ये पत्थर यूज़ करते थे, जो यहाँ पर जब इसकी खुदाई हो रही थी तो एक खुदाई हो रही थी, जो यहाँ पर इसकी जाँच करने गए थे, यहाँ की खुदाई करने गए थे, तो उनका जो एक वर्कर था, उन्होंने डिमांड की थी कि क्या चाहिए मुझे, ये किसी में से दिला दीजिए, मैं अपना खाना बनाऊँगा उसी की मदद से। उनका जो बावर्ची था, उन्होंने माँग की थी हमें एक अवतल चक्की में से एक सलान सलान जो सलान वाला है ग्रेवी बनाने वाला, इसे मुझे दिला दीजिए, मैं इससे अपना भोजन बनाऊँगा। तो अर्नेस्ट मैके का एक मतलब वर्कर था, रसोइया वाला था, तो उसने माँग की थी। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इंडिया में अभी भी इसका प्रयोग किया जाता है खाने खाने में। देखिए खाने को मतलब कोई भी चावल-वावल पीसने के लिए, और यहाँ पर देखिए ये जो सलान पत्थर है, ये सलान पत्थर है, इस जैसा होता था। वो डेफ़िनेटली वो तो नहीं है, लेकिन मैंने उसी से रिलेटेड इमेज बनाई, जिसका प्रयोग आपके घर में भी होता होगा मसाले कूटने के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अभी इंडिया में किया जाता है। ये तो गाँव वाले जानते होंगे, डेफ़िनेटली उनके घर होगा। आप शहर में अगर हैं तो आपको ये पता ही होगा, इसमें मसाले-वसाले कूटने के लिए तो इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे ग्रेवी बन सके, गाढ़ी हो सके। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता योजना, हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर। हम पहले देखेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या था? मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल था, लेकिन सबसे पहले जो खोजा गया था वो कौन-सा था? हड़प्पा। यानी कि जो सबसे फेमस साइट थी हड़प्पा सभ्यता की, वो कौन-सी थी? मोहनजोदड़ो। लेकिन जो सबसे पहले खोजा गया था वो कौन-सा स्थल था? वो था हड़प्पा। तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिए अपनी बुक में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया कि सबसे पहले कौन-सा स्थल खोजा गया था? सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया था। और सबसे फेमस कौन-सा था? सबसे फेमस था मोहनजोदड़ो। अब यहाँ की जो जो सिटीज़ थी, यहाँ की 2 भागों में डिवाइड थी। जैसे कि यहाँ की जितनी भी सिटीज़ थी, यहाँ पर देखेंगे आप एग्ज़ाम में, 2 इस मैप में देखिए यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड थी। एक को बोलते हैं निचला शहर, ये आला देखेंगे पूरा का पूरा, इसे बोलते हैं निचला शहर। और ये जो दूसरा है इसे बोलते हैं उ उ दुर्ग। दुर्ग मतलब जो थोड़ा ऊँचाई पे स्थित था, इसे बोलते हैं दुर्ग, और ये है निचला शहर। अब देखिए ये दुर्ग, यहाँ पर अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी, आप देखेंगे बस्तियाँ 2 भागों में डिवाइड थी, यानी कि जो सिटी थी 2 भागों में डिवाइड थी। एक क्या था, एक छोटा था लेकिन ऊँचाई पर स्थित था। देखिए ये छोटा था लेकिन क्या था, ये ऊँचाई पर स्थित था। और दूसरा क्या है, दूसरा थोड़ा-सा नीचा था, उससे इस वाले से नीचा था, यानी कि दुर्ग से नीचे बसा हुआ था। और वो क्या था, लेकिन ये उससे क्या था, बड़ा था। जैसे आप देख सकते हैं दुर्ग छोटा है और यहाँ पर निचला शहर इतना बड़ा है। यानी कि ये दुर्ग ऊपर स्थित था और वो छोटा था, लेकिन जो क्या था निचला शहर था वो नीचे था और वो बड़ा था। अब इसके बाद देखते हैं इनको, जैसे कि मैंने बता दिया, जो बड़ा वाला है उसको बोलते हैं निचला शहर और जो छोटा वाला है उसे बोलते हैं दुर्ग। ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इनकी जो संरचनाएँ थी, ये क्रमशः दुर्ग पे बनाई जाती थी। संरचनाएँ थी दुर्ग की, वो क्रमशः चबूतरे पे बनाई जाती थी। चबूतरा मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म बना देते थे, चबूतरा उसी के ऊपर क्या करते थे, वो अपना घर बनाते थे। उससे वजह से क्या था, जिससे इनका थोड़ा-सा घर अन्य मुकाबलों से ऊँचा हो जाता था, जहाँ के लोग थे। जैसे कि इनके घर को हाइट मिल सके थोड़ा-सा ऊपर, इसीलिए। यानी कि पहले हर एक सिटी में अगर कोई सिटी प्लान की जाती थी बसाने के लिए, वहाँ पे पहले चबूतरे बना दिए जाते थे, तो उसी चबूतरे के ऊपर लोग अपना घर बनाते थे। और इनका हम बता सकते हैं कि एक तरीके से ये प्लानिंग के तहत बनाए जाते थे, यानी कि जिसको जो चबूतरा मिल गया भाई उसी पे अपना घर बनाओ, ऐसा लगता, उससे आगे कोई बढ़ भी ना सके। तो इसी वजह से इनके क्या थे, थोड़ा था ऊँचे थे। और क्या हुआ था, इनको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, कच्ची मिट्टी के ईंटों का प्रयोग किया गया था, यानी कि ईंटें जो होती हैं उनका प्रयोग किया गया था चबूतरों को बनाने में। और चबूतरे जो थे वो दुर्ग में इस्तेमाल ज़्यादा किए गए थे, इसलिए दुर्ग की ऊँचाई ज़्यादा थी। और क्या बोलते हैं, अब
हम निचला शहर के बारे में पढ़ते हैं। निचला शहर क्या था? ये निचला शहर हम देखेंगे तो इसमें ये दीवार से घिरा हुआ था। दीवार से घिरा होने का मतलब क्या है? इससे वहाँ से अलग किया जाता था। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको निचला शहर का दिखा रहा हूँ फोटो। ये है निचला शहर। इसे पूरा दीवार से घेर के ऐसे बाउंड्री बनाकर इसे जो ऊँचे वाले शहर से था अलग किया गया था। हाँ, डेफिनेटली भाई वहाँ पर बड़े-बड़े लोग रहते हैं तो उसे माना जाता है कि वो राजा वाजा शायद वहाँ पर रहते हों, ऐसा मतलब ऐसा डिक्लेयर तो नहीं किया गया अभी तक, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर राजा लोग रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर जितने भी साइट्स थे उनको सबको एक दीवार से ऐसे साइड से क्या किया गया था? दीवार बंद किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जो श्रमिक थे अगर एक प्लेटफ़ॉर्म को यानी कि जो चबूतरा था मिट्टी का उसको बनाने के लिए अगर वो अपनी अगर एक दिन में 1 घन मिट्टी ढोते तो उनको कितना लगता? 40 श्रम दिन लगते, 40 लाख श्रम दिन पे लगते। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा वर्क पड़ता होगा उस टाइम के लेबरों को एक ऐसा शहर बसाने में। यानी कि अगर सिर्फ़ वो एक दिन में 1 घन मिट्टी ढोता है तो उसको कम से कम 40 लाख श्रम दिवस लगेंगे ऐसा शहर के लिए प्लेटफ़ॉर्म बनाने में। चबूतरे को बनाने के बाद उसी पर क्या किया जाता था? घर को बनाया जाता था। जैसे मैं बता दिया ना आपको, पहले ही चबूतरे बनाए जाते थे। चबूतरे के ऊपर ही फिर जाकर क्या होता था? सबके घर बनते थे। और जो इसमें ईंटों का प्रयोग किया जाता था, वो ईंटें क्या होती थी? वो कच्ची ईंटें मिट्टी की ईंटें होती थी और उन्हें धूप में या भट्टी में सुखाया जाता था। भट्टी में सुखाने से क्या होता है? और मजबूत हो जाती हैं। जो धूप में सुखाओगे वो कम मजबूत रहेगी ईंट, लेकिन जब वो भट्टी में चली जाएगी, आग से पक जाएगी तो और मजबूत हो जाएगी। और इनका एक डेफिनिट साइज़ था, यानी कि ऐसा नहीं है कोई ईंट छोटी है, कोई ईंट बड़ी है। सबका एक मतलब सब एक मानक आकार में थी, मानक अनुपात में थी। आकार का अनुपात था, लंबाई जो थी ऊँचाई की 4 गुना थी और जो चौड़ाई थी उसकी वो ऊँचाई की 2 गुना थी। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपने में। अब यहाँ पर हम दिखाएँगे आपको यहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम। घर को बन गया, घर बनाने के बाद उसका नहाएँगे, धोएँगे, कुछ भी करेंगे घर में तो पानी तो निकलेगा, तो पानी कैसे जाएगा उसको हम बात करते हैं। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता इसमें ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली पर थी। यानी कि यहाँ की जल निकास प्रणाली थी, यानी कि जो जल निकालने की एक सिस्टम था पूरा का पूरा, वो क्या था? यहाँ की सबसे एक अनूठी व्यवस्था थी। अनूठी मतलब एक स्पेशल सिस्टम यहाँ पर थी। अब देखिए, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो सड़कें थी वो कैसे बनाई गई थी? ग्रिड पद्धति पे बनाई गई थी। ग्रिड पद्धति पे बनाने का मतलब क्या है? ये देखिए, ये जो है ये क्या है? इसे ग्रिड पद्धति बोलते हैं। ऐसे-ऐसे स्क्वायर में ऐसे-ऐसे करके बनाया हुआ ना, ये सब ग्रिड पद्धति है। ऐसे सड़कें बनती थी, इसे बोलते हैं ग्रिड पद्धति। और सड़कें क्या होती हैं? ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखिए ये मान लीजिए ये सड़क है, ये देखिए ये जो दूसरी सड़क आ रही है इसे कहाँ पर ऐसे समकोण पे काट रही है। तो इससे क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक ये सड़क है और ये सड़क है, दोनों आपस में मिल रही हैं, 90 डिग्री पे काट रही हैं। इसी को बोलते हैं समकोण। यानी कि ये दोनों सड़कें आपस में 90 डिग्री पे काटती हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं समकोण। यानी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसे पूरे शहर में ऐसे ग्रिड मतलब ऐसे पूरा जाल सा फैला हुआ था सड़कों का। ऐसे सब ऐसे बनी थी, सब ऐसे। अब इसमें देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले नालियों के साथ क्या किया गया था? गलियों को बनाया गया था। यानी कि नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। पहले नालियाँ बना दी गई थी, उसी के साथ गलियाँ बना दी गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था? घर निर्माण का कार्य हुआ था। मतलब और अगर आपको अपने घर का पानी नाली में मतलब नाली के थ्रू बाहर ले जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता था? कम से कम आपके घर की एक दीवार क्या होनी चाहिए? वो नाली से सटी होनी चाहिए। आपके घर की कम से कम एक दीवार क्या होनी चाहिए? वो नाली से सटी रहनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ अब किसने सबसे पहले इसकी खोज की थी। जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ हड़प्पा साइट के बारे में अलेक्जेंडर कुछ लिखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम का कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको ईंटें चुराने वालों ने नष्ट कर दिया। यानी कि जब लाहौर से मुल्तान तक रेलवे ट्रैक अगर बनाया जाए तो इतना ईंट उसमें से चोरी की गई थी। ये अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं 1835 में और 1875 में कि जो जितनी ईंटें वहाँ से निकाली गई हड़प्पा साइट से, अगर उसको हम यूज़ करें वहाँ से लेकर मुल्तान से लेकर के लाहौर तक रेलवे लाइन बनाने में, तो उतनी हम ईंटें वहाँ से ले सकते थे जितना वहाँ से निकाली गई हैं। ये बताते हैं हड़प्पा सभ्यता से ईंट चुराने वालों ने क्या किया है? वहाँ से ईंटें चुरा कर इसका प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने में कर दिया है और इसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया है? नष्ट हो गई है। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो क्या है? वो कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को इंडियन का
आर्कियोलॉजी का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, यानी कि इंडियन भारतीय पुरातात्विक के जनक माने जाते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट को भारतीय पुरातात्विक का जनक माना जाता है, अलेक्जेंडर को। इस अब यहाँ पर हम देखेंगे दुर्ग। दुर्ग में क्या होता था, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। दुर्ग अधिकतर क्या होता था, ये वेस्ट साइड में रहता था, और जो निचला शहर था वो कहाँ रहता था, ईस्ट में रहता था। यानी कि दुर्ग, यानी कि जो छोटा था वो पीछे, यानी कि वेस्ट में, और जो बड़ा है वो कहाँ रहेगा, आगे आगे, यानी कि ईस्ट में। इसे आप नोट कर लीजिएगा, सीयूटी में या बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि दुर्ग कहाँ पर होता था, पश्चिम में होता था या पूर्व में होता था। तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि दुर्ग पश्चिम में था, और जो हमारा निचला शहर है वो क्या होता था, पूर्व में होता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर ऐसा डिफरेंस भी देखने को मिला है। जैसे कहाँ पर, जैसे कि देखेंगे लोथल और धौलावीर में क्या हुआ, पूरी बस्तियां किलेबंद थी। यहाँ की पूरी बस्तियां क्या थी, किलेबंद थी, कि पूरी बस्तियों को दीवार से घेरा गया था। लेकिन जबकि आप लोथल में देखेंगे तो दुर्ग को दीवार से नहीं घेरा गया था, लेकिन थोड़ा सा ऊंचाई पर जरूर था। तो इसमें डिफरेंस भी है। तो इसे आप याद रखना कि लोथल में दुर्ग से दुर्ग को तो दीवार से नहीं घेरा गया था, लेकिन ये थोड़ा ऊंचाई पर स्थित था। इसे आप डेफिनेटली याद रखना कि लोथल में दीवार से नहीं घेरा गया था दुर्ग को, लेकिन ये थोड़ा सा ऊंचाई पर जरूर था। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं यहाँ पर हाउस गृह स्थापित मतलब क्या होता है कि घर कैसे बनाए जाते थे, वहाँ पर लोग कैसे क्या कहते थे, कैसे रहते थे। तो हम इसी को बाकी सारी स्लाइड में पढ़ेंगे। तो मैं बता देता हूँ, वहाँ के जो लोग थे अपनी प्राइवेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। वो ऐसा घर बनाते थे कि जिससे घर के जो बाहर लोग हैं, जो रोड से जा रहे हैं, वो अंदर देख ना पाए कि घर के अंदर क्या चल रहा है। इवन दैट यहाँ तक कि उनके घरों में खिड़कियाँ भी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, खिड़कियाँ होंगी तो बाहर से कोई भी जा रहा है उनके अंदर देख सकता है। तो अपने प्राइवेसी यानी कि अपनी निजता का बहुत तो ख्याल रखते थे। इसलिए उनके घर में ना खिड़कियाँ थी, ना उनका ऐसा घर था कि कोई बाहर से उनके घर के अंदर में कुछ क्या हो रहा है ये देख सके। तो हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। देखते हैं मोहनजोदड़ो में निचला शहर के बारे में जानेंगे। निचला शहर में आवासीय भवनों का प्रमाण देता है। आवासीय भवनों का प्रमाण देने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हम देखेंगे रेसिडेंशियल लोग रहते हैं। ऊपर तो बोलते हैं कि जो दुर्ग था उसमें शायद हो सकता है राजा वगैरह रहता हो, लेकिन जो नीचे वाले थे वहाँ पर डेफिनेटली लोग रहते थे। इससे तो सबको पक्का पता है कि नीचे वाला शहर में क्या होते थे, लोग रहते थे। वहाँ पर आवासीय भवन थे, और जो घर थे किस पे केंद्रित थे, आंगन पे केंद्रित थे। देखिए इसमें ये इमेज में ये रहा, ये आंगन, ये यानी कि घर किस पे केंद्रित थे, धन आंगन पर केंद्रित होते थे। आंगन का काम खाना बनाने के लिए, कटाई करने के लिए और किया जाता था। अभी देखेंगे सर्दियों के टाइम में अगर जो कोई गाँव से है जिसका घर है बड़ा सा, उसमें आंगन है, तो मम्मी लोग या बुआ लोग सब आंगन में बैठ के अपना काम करने लगती हैं, स्वेटर वेटर बुनने लगती हैं, चावल वावल साफ करने लगती हैं ऐसा। तो उस टाइम पे भी लोग ऐसा ही करते थे, यानी कि जब भी उनको कुछ काम वाम करने रहता था छोटा मोटा, तो आंगन में आराम से बैठ के अपना करते थे। और यहाँ पर हमें घर में एक स्नानागार भी मिला हुआ है। स्नानागार मतलब क्या होता है, बाथरूम भी मिला हुआ है, नहाने वाला भाई, नहाने के लिए। और उसमें क्या था, उसकी जो फर्शें थी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। पक्की ईंटों से स्नानागार की फर्शें बनी होती है। और ऐसा नहीं था कि किसी एक घर में भी था, सब घर में सबके पास बाथरूम होता था। और इवन दैट तो आप अगर आगे पढ़ेंगे तो उसमें फ्लेक्सिबल टॉयलेट भी होते थे, जो इस ज़माने में बहुत लोगों के घर पे नहीं है। उस टाइम पर वहाँ पर होते थे फ्लेक्सिबल टॉयलेट्स भाई वहाँ पर। अब इसमें देखते हैं हम अब नालियों को। देखिए अगर आपके घर से पानी निकालना है, आपको नाली में जोड़ना है, तो आपको क्या चाहिए, आपका जो एक घर की दीवार रहे वो नाली से जुड़ी रहे, जिससे आपके घर के पानी क्या हो सके, वो जाकर नाली में मिल सके। घरों में छत पे जाने के लिए हमें कई घरों में क्या मिली हुई है, सीढ़ियाँ मिली हुई हैं। यानी कि आपको अगर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आप किसके माध्यम से जाएंगे, सीढ़ियों के माध्यम से। देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ पर हमें सीढ़ियाँ भी मिली हुई हैं। आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकेंगे, मैप को दिया हो, मैप आप में होगा, आप देखेंगे यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ साफ साफ दिखाई देंगी, घरों में सीढ़ियाँ भी थी। अब उसके बाद बताते हैं हमें, हर एक घरों में सब में कुएँ थे, और कुएँ ऐसी जगह पर बनाए जाते थे कि जहाँ से लोग क्या हुए, आते जाते जो लोग रहते हैं वो पानी भी पी सकें। मॉडर्न टाइम में आप देखेंगे तो अभी भी लोग ऐसे ही नल बनवाते हैं, जो गाँव साइड में लोग हैं। इवन जो गवर्नमेंट नल पास होता है, जो गवर्नमेंट नल दिया जाता है, गाँव में लगता है, उसे आप घर के अंदर लगा भी नहीं सकते, उसे बाहर ही लगाया जाता है। घर के कोई उसे घर के अंदर लगाता भी नहीं, सब उसे बाहर भी लगाते हैं। अब भी गाँव में लोग अपने घर के बाहर ही नल लगाना यूज करते हैं, क्योंकि घर के बाहर नल लगवाने का उनका मतलब जिससे बाहर वाले भी लोग आ जाकर पानी पी सके। तो ऐसा उस टाइम पर भी था वहाँ पर, यानी कि जो सब घरों में एक कुआं होता था, और कुआं ऐसी जगह पे बनाया जाता था जिससे जो आने जाने वाले लोग जो हैं वो कुएं से आकर आसानी से पानी पी सकें।
और मोहनजोदड़ो में कुल कुएँ की संख्या कितनी थी? 700 थी। कितनी थी? 700 थी। वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। मोहनजोदड़ो में अब तक जितने भी कुएँ पाए हैं, पाए गए हैं, उनकी संख्या 700 थी। 700 संख्या में कुएँ मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। ये डेफ़िनेटली ये कई बार बोर्ड्स में पूछा गया है, इसलिए आप अपनी बुक्स में से नोट कर लीजिए। अब ऐसे कुएँ जैसे इस टाइम पर लोगों को आने-जाने वाले राहगीर जो थे, राहगीर मतलब जो रोड से आते-जाते थे, उनको पानी उपलब्ध कराते थे। अभी इंडिया में भी ऐसे ही लोग करते हैं, आप देखेंगे तो ये सब देखेंगे, ये जो नल लगे हुए रहते हैं ये बाहर ही हैं, देखिए घर के बाहर ही हैं, आपको आस-पास कोई घर नहीं देखने को मिलेगा, ये घर के बाहर ही हैं, ये घर के बाहर रहते थे जिससे लोग आने वाले जाने वाले लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, पानी पी सकें। तो अब आपको आगे ले चल सकते हैं, हम आपको यहाँ पर बात करेंगे दुर्ग का। दुर्ग क्या होता है? यानी कि जो मैंने आपको बताया था जो ऊपर स्थित था उसे बोलते हैं दुर्ग। दुर्ग यानी कि जो ऊँचाई पे स्थित था उसे दुर्ग बोलते हैं और ये यानी कि निचले शहर से छोटा था। अब देखिए इसका संभवतः ऐसा माना जाता है कि इसका सार्वजनिक प्रयोजन यानी कि कोई विशेष जब पब्लिक वर्क रहता होगा तो इसका प्रयोग किया जाता होगा। इसमें हमें एक माल गोदाम भी मिला है। माल गोदाम का प्रयोग किस लिए किया जाता था? अनाज को सुरक्षित रखने के लिए। और इसके जो संभवतः इसकी जो नीचे की संरचना है वही बची हुई है जो कि ईंटों से बनी हुई है। और जो इसकी ऊपर की संरचना थी, जो माना जाता है लकड़ी से बनी हुई है, वो नष्ट हो चुकी है क्योंकि ईंटें तो बच जाएँगी लेकिन लकड़ी एक टाइम के बाद डिकम्पोज़ हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर आप ये तो ग्रेट बात का है, आप यहाँ पे देखेंगे ईंटें तो बची हैं लेकिन जो लकड़ी की संरचना इसके ऊपर रही होंगी, घर वगैरह से बना रहा होगा, वो सब यहाँ से क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है क्योंकि डिकम्पोज़ हो जाएँगी। ईंटें तो डिकम्पोज़ होती नहीं है और हमें यहाँ पर एक यानी कि जो दुर्ग है वहाँ पर एक क्या मिला हुआ? बिस्ला नसलाना गार मिला हुआ है यानी कि ग्रेट बाथ मिला हुआ है। इसका उपयोग लोग नहाने के लिए किया करते थे। अब देखते हैं आगे हम स्लाइड में कि विशाल स्नानागार का प्रयोग क्या था, ये क्यों बनाया गया था, ये कहाँ पर बनाया गया था? तो ये मैं बताना चाहता हूँ। ये दुर्ग में बनाया जाता था। इसका जो शेप था ये रेक्टेंगल था। देखेंगे आप, ये देखिए ये आयताकार शेप में बनाया जाता था। आप ऐसे देखेंगे तो ये देखिए इसका शेप कैसा था? आयताकार था। यानी कि एक आयताकार शेप में ये बनाया जाता था और इसका प्रयोग क्या किया जाता था? नहाने के लिए किया जाता था। और इसमें इसकी जो ईंटों से ये पक्की ईंटों से बनाया जाता था और पट्टी ईंटों के साथ इसमें जिप्सम क्या होता है? जिप्सम को लगाने की वजह से ये होता था, ये जलबद्ध हो जाते थे। यानी कि यहाँ से जो पानी रहता था बाहर नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर ईंट में अगर मिट्टी लगाएँगे तो मिट्टी तो पानी से गल जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? पक्की ईंटों से इसे बनाया और पक्की ईंटों से बनाने के बाद इसमें जिप्सम लगा दी जिससे क्या हो? पानी इसमें रुका रहे और फिर पानी को नाले से जोड़ देते थे। तो नाले से पानी जो होता था इसका वो निकल के बाहर चला जाता था। और यहाँ पर हमें कुएँ भी मिले हुए हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये उस कुएँ से पानी इसमें आता था। ये है ये पूरा का पूरा आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा ये ग्रेट बाथ का ही हिस्सा है जिसे इस विशाल स्नानागार बोलते हैं। इसके चारों ओर गलियारे थे। गलियारे यानी कि ये ऊपर से कवर था, ये तो अभी आपको दिख रहा है लेकिन ये उस टाइम पे पूरा बंद रहता था, कोई बाहर से नहीं देख सकता था। हाँ, और इसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, देखिए नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है इधर से भी सीढ़ियाँ बनी हुई है और इधर से भी सीढ़ी है, इधर से भी। यानी कि आप इसमें 2 तरह से उत्तर से और दक्षिण से यहाँ पर नीचे आप आ सकते थे। नीचे नहाने के लिए यहाँ पर आप नीचे उतर के आइए, उत्तर से और दक्षिण से सीढ़ियाँ बनी हुई थी नीचे जाने के लिए। और इसमें एक उत्तर में देखेंगे तो आप एक छोटी-सी संरचना थी जिसमें क्या थे? 8 स्नानागार थे। उत्तर में एक छोटी-सी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार थे। स्नानागार में क्या होता था? लोग अपने क्या करते थे? यहाँ से शायद पानी-वानी भर के ले जाते हों और वहाँ पर आराम से अपना नहाते हों। यहाँ पर इस साइड में आराम से वहाँ पर अपना नहाते हों सब लोग। कितनी थी? 8 थी, यानी कि एक तरफ 4 एक तरफ 4। गलियारा है, गलियारे में 8 थी तो एक तरफ 7 एक तरफ 4। और अब देखेंगे तो इसको बनाने का यूज़ क्या था? इसके बनाने का यूज़ यही था कि जब कोई चीज़ स्पेशल अनुष्ठानिक स्नान मतलब जब कोई चीज़ स्पेशल इनका पूजा-पाठ रहता हो, शायद उसके लिए इसका ये उपयोग करते हों, ग्रेट बाथ का। आप सामाजिक भिन्नता का अवलोकन यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता थी उसमें सामाजिक भिन्नता कैसी थी यानी कि कौन कौन लोग अमीर थे, कौन लोग गरीब थे, इसका कैसे हम अध्ययन करते हैं इसको हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। तो देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे पता किया जा सके कि किसी समाज में कैसी सामाजिक भिन्नता थी। तो इसका एक तरीका ये होता है कि सावधानों का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। जैसा कि हमें पता है कि सावधान मतलब होता है जहाँ पर शव यानी कि शव का क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं पिक्चर में ये जो दफनाया गया इसे बोलते हैं सावधान यानी कि आदमी को जो दफनाया जाता है, ठीक।
पुरातत्वविद सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का पता लगाने के लिए कई विधियाँ अपनाते हैं। उन्हीं में से एक क्या है, जिनमें से एक समाधानों का अध्ययन एक प्रमुख है। यानी कि समाधानों का अध्ययन भी क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक भिन्नता को हमें बताता है। जैसा कि हम जानते हैं, मिस्र के पिरामिड जो थे हड़प्पा के समकालीन थे, जो राजकीय समाधान थे। राजकीय समाधान मतलब क्या थे, वहाँ पर जो राजा-रानी यानी कि जो बड़े-बड़े लोग होते थे, वहाँ पर क्या होते थे, दफनाए जाते थे। और जहाँ पर क्या होता था, भारी मात्रा में उनके साथ क्या होती थी, धन संपत्ति भी दफनाई जाती थी। जैसे हमें पता है ना, उनके साथ सोना-चांदी और अनेक चीज़ें क्या की जाती थी, दफनाई जाती थी। हड़प्पा समाधान में मृतकों को गड्ढों में दफनाया जाता था। जो हड़प्पा समाधान है, वहाँ तो पिरामिड में दफनाते थे, जिससे हम सबको पता है। अ, जो मिस्र है, मिस्र में क्या करते थे, ऐसे पिरामिड बना के ऐसे-ऐसे उसके अंदर वो रखते थे, दफनाते थे। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता था, वहाँ किसमें दफनाते थे? गड्ढों में दफनाते थे, ठीक? जिनकी बनावट और भिन्नता थी, जिसमें जिनकी बनावट में भिन्नता थी, यानी कि जो बनावट थी उनकी अलग-अलग थी। क्या-क्या कैसी अलग थी? किसी गड्ढों में तो क्या था, गड्ढों की जो दीवार थी उसमें क्या लगे हुए थे, मतलब ईंट लगे हुए थे, यानी कि कुछ में ईंटों से चिनाई की गई थी और कुछ में ईंटों से चिनाई नहीं की गई थी। अब क्या ये सामाजिक भिन्नताएँ जो हैं, यानी कि जो भिन्नताएँ हैं, किसी में गड्ढे में ईंट लगी है, किसी गड्ढे में ईंट नहीं लगी है, तो क्या ये सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है, या कहना कठिन है? यानी कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है या नहीं। जैसे कि मतलब उनका कहना है कि जैसे क्या जिन लोगों के मतलब कब्र में ईंटें लगी हुई थी, क्या वो अमीर थे? या जिन लोगों की कब्र में ईंटें नहीं लगी हुई थी, क्या गरीब थे? इस पे मतलब कुछ भी निर्णय देना पुरातत्वविदों के लिए कठिन है। आइए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए, हड़प्पा कर्म में हमें क्या मिले हैं, जो उनकी कब्र होती है, हमें क्या-क्या मिला है वहाँ से? हमें मिले हैं वहाँ से मृतभांड मिले हैं, आभूषण मिले हैं और एक तांबे का दर्पण मिला है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बर्तन, मृतभांड मतलब बर्तन। देखिए, ढेर सारे बर्तन मिले हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, इनकी लाश है, उसके अंदर ढेर सारे सामान क्या कर रहे थे, दफनाते थे। और एक दर्पण भी मिला है, जिसका है दर्पण तांबे का। इसे आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि जो दड़बा मिला है किससे बना था, तांबे का। देखिए, ये जो दर्पण है, ये तांबे का बना हुआ, ये हड़प्पा सभ्यता के हमें शव से मिला है, यानी कि सावधान में इसी के बगल यहाँ पर रखा हुआ वो मिला था, ऐसे-ऐसे। तो अब देखिए, इनका क्या ये किस लिए रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो लोग हैं मृत्यु उपरांत, यानी कि मृत्यु के बाद क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। इसलिए वो क्या करते थे, सामान को दफना के रखते थे। जो भी आदमी था उसके बगल मृत्यु के समय कुछ न कुछ सामान दफना देते थे। और ऐसा नहीं है, और उनके साथ तो आभूषण भी दफनाए जाते थे। और जो आभूषण है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों के में आभूषण पाए गए हैं। यानी कि पुरुष और महिला दोनों के जो शव थे, यानी कि जो दोनों के शव दफनाए गए थे, उसमें क्या मिले हैं, आभूषण पाए गए हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो आभूषण थे उसको पुरुष और महिला दोनों पहनते थे, यानी कि पुरुष और महिला दोनों लोग क्या करते थे, आभूषणों का समान रूप से उपयोग करते थे। अब आगे देखते हैं, 1980 में एक बार उत्खनन हुआ था, तो उसमें एक पुरुष की खोपड़ी के पास क्या मिला था, इस शंख के छल्ले मिले थे, जैस्पर के मनके और सूक्ष्म मनके का आभूषण मिला हुआ था। ठीक? अब देखिए आगे की, लेकिन इतना बात तो हम जान लिए कि उनके पास बहुत सारे सामान मिले हुए थे। जैसे कहीं पर मनके मिले, कहीं पर दर्पण मिला, कहीं पर मृतभांड मिले। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकता है कि हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पा निवासी जो थे, वो मृतकों के साथ जो मतलब सामान दफनाने में विश्वास करते थे या नहीं करते थे। तो इसका साफ-साफ आंसर है, हालाँकि हड़प्पा निवासी मृतकों के साथ क्या बहुमूल्य वस्तुएँ दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। यानी कि जो इतने सामान तो मिले हैं उन सबके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन सबका इतना ये विश्वास था कि हम सब क्या करें, जो मृत आदमी है उसके साथ क्या करें, सामानों को दफनाएँ। तो आप सीधे-सीधे कह देना नहीं, हड़प्पा वासी जो थे बहुमूल्य वस्तुओं को मृतकों के साथ दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। अब चलिए, अब देखिए, विलासिता की वस्तुओं का खोज, जैसा कि मैंने बताया कि पहला क्या था, अगर हमें पता करना है कि सोसाइटी में कैसे-कैसे लोग रहते हैं, तो पहले एक बार हम समाधानों का अध्ययन कर लें। दूसरा, विलासिता की वस्तुओं का खोज, यानी कि क्या होता है, कुछ वस्तुएँ तो ऐसी होती है जिनका क्या किया जाता है, रोज़ पर डे यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ वस्तुएँ ऐसी होती है जिनका क्या होता है, कभी-कभी यूज़ किया जाता है। जैसे सोने के आभूषण हो गए, या कोई ऐसी चीज़ हो गई जो महँगी मानी जाती है। और जैसे आपके यहाँ सुई हो गया, या कोई कटोरी-वटोरी हो गया, क्या जो चीज़ होंगी, ये सब चीज़ तो सस्ती मानी जाएँगी, यानी कि इन सबको, ये सब तो ऐसे रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो महँगी चीज़ें हो गई, यानी कि जैसे सोना, चाँदी, आभूषण हो गए, तो इनको विलासिता की वस्तुएँ मानी जाएगा। और जो जैसे हो गया आपकी सुई हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, क्या हो गई, ये रोज़मर्रा की चीज़ें मानी जाती हैं। तो इनका अध्ययन करके भी क्या किया जाता है, सोसाइटी में पता लगाया जाता है कि सोसाइटी में गरीबी-अमीरी का कितना फ़र्क है। अब देखिए, सामाजिक भिन्नता की पहचान के लिए पुरातन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, पुरावस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सामाजिक विविधता के पहचानने के लिए सोसाइटी की जो पुरावस्तुएँ थी उस समय की, उसका अध्ययन किया जाता है।
जिन्हें उपयोगी उपयोगी मतलब बताया ना, जैसे कि सुई, धागा ये सब हो गया, सुई हो गया, कटोरी-वटोरी हो गया, और विलासिता की वस्तुओं में बाँटा जाता है। यानी कि उपयोगी और विलासिता की वस्तुओं में क्लासिफ़ाई करके क्या करते हैं, उस सोसाइटी के बारे में पता लगाते हैं। उपयोगी वस्तुएँ क्या-क्या, जैसे जैसे चक्कियाँ, मृदभांड, सुई, देखिए सुई-वुई ये सामान्य पदार्थ थे, यानी कि ये सामान्य पदार्थ से बनी थी, यानी कि जैसे चक्की, मृदभांड और सुई-वुई ये सब सामान्य पदार्थ से बनी हुई थी। जैसे कि चक्कियों की देखेंगे आपके घर में चक्कियों की पत्थर-वत्थर से बनी रहती है, या सुई-वुई रहती है, जैसे स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, लेकिन आपके घर के जो आभूषण रहेंगे सोने के, वो इतने आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि उनको एक अलग प्रोसेस से बनाया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये सब तो हर एक, ये जो जितने भी ये सब दुभान थे, चक्कियाँ थे, बस्तियों में सर्वत्र पाए गए हैं, यानी कि हर जगह मिलते हैं। लेकिन विलासिता की वस्तुएँ दुर्लभ हैं। विलासिता की वस्तुएँ दुर्लभ होने का क्या मतलब है, जो विलासिता की वस्तुएँ हैं, वो बहुत कम पाई गई हैं हड़प्पा सभ्यता में। दुर्लभ का मतलब बहुत कम पाई गई हैं, और ये महँगी एवं जटिल तकनीकों से बनाई होती थी। यानी कि ये जो इनकी जो तकनीक होती थी बनाने की, वो बहुत कठिन होती थी। यानी कि इनको बनाना इतना आसान नहीं था, जैसे कि जितनी आसानी से आप चक्कियों को बना सकते हैं या मृद भांडों को बना सकते हैं। और ये क्या होती थी, महँगी होती थी, यानी कि इनका जो दाम होता था वो क्या था, उच्च था। इसी प्रकार एक है, क्या है, इसी प्रकार फान्स फान्स फायांस क्या होता है, इसे हम जान लेते हैं, पेपर में ज़रूर पूछा जाता है एमसीक्यू फॉर्म में। फायांस क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, एक पिसी हुई रेत अथवा बालू को रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण में पकाकर बनाया जाता था। यानी कि पिसी हुई जो रेत या बालू थी उसको और रंग था, उसको एक चिपचिपे पदार्थ में क्या करते थे, उसका मिश्रण बना के उसको क्या करते थे, पका लेते थे, तो उससे जो भी सामान बना होता था बनाते थे। तो ये क्यों था, ये इसलिए था क्योंकि इसमें जो भी सामान रखे जाते थे वो महंगे माने जाते थे, क्योंकि इसको बनाने की टेक्निक क्या थी, बहुत कठिन थी। तो इसके क्या हुआ था, यानी कि फाइनेंस के इस प्रकार फाइनेंस के कुछ पात्र पदार्थों के संभवतः कीमती माने जाते थे। यानी कि फाइनेंस के कुछ पात्र क्या होते थे, जो पात्र मतलब क्या होता है, बर्तन, संभवतः वो कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। जैसे कि मैंने बताया ना, इनको बनाना क्या था, कठिन था। जब बनाना कठिन है तो इसलिए क्या माने जाते थे, कीमती माने जाते थे। ये देख सकते हैं आप, ये फाइनेंस का ही बना हुआ ये वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब फाइनेंस से चीज़ें बनी हुई थी, अगर उनका प्रयोग ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाए जिनका प्रयोग कभी-कभी हो, यानी कि जो फाइनेंस से जितने भी सामान बने थे, मान लीजिए उनका प्रयोग ऐसा होता हो कि जो कभी-कभी प्रयोग किया जाए, तब तो ठीक है। लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब क्या होता है, फाइनेंस से बनी तकलीफों जैसे रोज़मर्रा की वस्तुएँ मिलने पर उनका उपयोग विलासिता की वस्तुओं में वर्गीकरण करना कठिन हो जाता है। अब देखिए, अब तकलीफ क्या है, सलाई से समझ सकते हैं, जिससे मतलब स्वेटर-वोटर बुना जाता है उसी तरह का। तो इससे क्या होता है, जब फाइनेंस से बनी हुई अगर चीज़ें जब हमें रोज़मर्रा की चीज़ें फाइनेंस से बनी हुई मिलती है, तो हमें मतलब तब समस्या उत्पन्न होती है। तो समस्या ये उत्पन्न होती है कि हम उसे उपयोगी वस्तु की श्रेणी में रखें या विलासिता की वस्तु की श्रेणी में रखें, ठीक? अब देखिए, अगर जैसे कि अभी आपके यहाँ घर में सुई भी आपके सोने की बनी हुई मिलने लगे, तो आप सोचेंगे ना कि इस सुई को हम उपयोगी वस्तु माने या इसे विलासिता की वस्तु माने, क्योंकि वो सोने की बनी हुई, तो उसको क्लासिफ़ाई करना, यानी कि उसे उपयोगी वस्तु या विलासिता की वस्तु में रखना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। अब देखिए, दुर्लभ और महँगी वस्तुएँ जैसे कि फाइनेंस के लघुपत्र और स्वर्ण आभूषण मुख्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से पाए गए हैं। यानी कि जो मतलब महँगी-महँगी चीज़ें हैं, वो क्या हुए हैं, अच्छे-अच्छे स्थानों, यानी कि बड़े-बड़े स्थानों से पाए गए हैं। जैसे कहाँ-कहाँ से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यानी कि बड़ी बस्तियों से पाए गए हैं। जबकि कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों में ये नहीं मिलते, यानी कि जो छोटी-छोटी बस्तियाँ थी, जैसे क्या कालीबंगा, वहाँ पर ये मतलब ये सब जो महँगी-महँगी वस्तुएँ थी, जैसे फाइनेंस नहीं मिली हैं, क्योंकि संभवतः वहाँ पर ज़्यादा अमीर लोग नहीं रहते होंगे वहाँ पर, इसलिए नहीं मिले हैं। अब सोने के आभूषण सभ्यता में दुर्लभ और कीमती होते थे। जिस प्रकार सोने का आज महत्व है, उसी प्रकार क्या होता था, सोने का उस टाइम पर भी क्या था, महत्व था, और ये क्या थे, दुर्लभ थे, यानी कि बहुत कम थे, बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते और कीमती थी। किस समय, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर। और सोने के आभूषण दोनों पहनते थे, स्त्री और पुरुष। सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए, यानी कि जितने भी स्वर्णाभूषण हमें प्राप्त हुए हैं, सोने से बने आभूषण, उसे किससे प्राप्त हुए, संचय। अब देखिए, संचय क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ संचय क्या होता है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। संचय मतलब जानते हैं, संचय मतलब क्या होता है, संचय मतलब होता है इकट्ठा करना। संचय मतलब क्या होता है, किसी चीज को इकट्ठा करना, उसी को बोलते हैं संचय। अब देखिए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शब्द के आगे, संचय संचय शब्द उन वस्तुओं के लिए प्रयोग होता था जो क्या होते थे, जो पात्रों में रखी गई थी। यानी कि संचय शब्द उन वस्तुओं के लिए प्रयोग होता था जो पात्रों में रखी जाती थी। जैसे कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे आभूषण या धातु, जिसे पुनः उपयोग के लिए संचित किया
गया था। यानी कि उन वस्तुओं के लिए संचय शब्द का प्रयोग होता है, जिन्हें क्या होता था, संचित करके रखा जाता था। जैसे क्या हो गया, आभूषण हो गया, धातु हो गया, और जिसे क्या किया जाता था, इसलिए रखा जाता था कि इसका दोबारा यूज किया जाएगा, यानी कि इसका फ्यूचर में दोबारा यूज किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई सुनार है, उसने अपने सामान को छिपा के रख दिया कि ज़मीन वमीन में से, मटके में से देख रहे हैं, जैसे ये बना हुआ मटका है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये मटके, जैसे इसी मटके में भर के रख के ज़मीन में गाड़ दिया कि इसे मैं रख देता हूँ कि इसका मैं बाद में प्रयोग करूँगा। या कोई घर या कोई आदमी हुआ जो गृहस्थ है, वो अपने सामान को ऐसे ज़मीन में मतलब छुपा के रख दिया कि इसका मैं क्या करूँगा, बाद में प्रयोग करूँगा। तो इसे क्या करते हैं, संचय कहते हैं। संचय मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, यानी कि जो वस्तुएं घड़े-वड़े में प्राचीन टाइम में क्या करते थे, छुपा के रखी जाती थी अपने बाद में उपयोग करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, संचय कहते हैं। आप फोटो में देख भी सकते हैं, ये देखिए ये जितने भी है संचय का ही चित्र है ये वाला। ठीक, अब आगे देखिए, यदि इन्हें पुनः प्राप्त नहीं करता स्वामी, जो इसका स्वामी होता था, जिसे पुनः प्राप्त नहीं करता, तो क्या होता है, ये वस्तुएं अपने स्थान पर रहती थी, यानी कि जहाँ पर गाड़ी गई थी वहीं पर रहेंगी भाई। जब जब वो निकालेगा ही नहीं, जहाँ पर इसे रख देगा, तब तो वहीं पर ही पड़ी रहेंगी, क्योंकि किसी और को पता नहीं है कहाँ पर रखा है। जब तक कोई पुरातत्वविद इसे खोज नहीं निकालता, यानी कि जब तक कोई पुरातत्वविद इसे इसे खोजेगा नहीं, तब तक वो वहीं पर पड़ी रहेगी, जहाँ पर ये कोई कोई सुनार या कोई घरवाला अपना पैसे या सामान छुपा के रखेगा। अधिकतर और किस में रखे जाते थे, ये घड़ों में रखे जाते थे। देख लीजिए, अधिकतर इनको घड़ों में रखा जाता था और जमीन में गाड़ दिए जाते थे, जिसको संचय कहते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए आपको मैंने इसकी डिटेल बताया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, यानी कि शिल्प उत्पादन के विषय में क्या जानकारी मिलती है, कैसे होता था, कहाँ पर होता था, क्या चीज़ें प्रयोग की जाती थी बनाने के लिए, उसे हम पढ़ेंगे। देखो, चीहन जोदड़ो मोहनजोदड़ो की तुलना में छोटी बस्ती थी, यानी कि जो चीहन-जोदड़ो है और मोहनजोदड़ो की तुलना में छोटी बस्ती थी। क्यों? क्योंकि जहाँ मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था, वही जो चीहन-जोदड़ो था वो किसमें फैला हुआ था, 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। और ये मुख्यतः शिल्प उत्पादन, जैसे मनके बनाना, शंख कटाई और धातु कर्म, मोहर बनाना, या क्या हो गया, बाट बनाने के कार्य में संलग्न था। यानी कि यहाँ पर क्या होता था, चीहन-जोदड़ो में यहाँ पर मनके बनाए जाते थे, मोहर बनाए जाते थे, बाट बनाए जाते थे, ये सब काम किए जाते थे। अब मनकों के निर्माण में कार्नेलिया, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी जैसे तांबा, कांसा, सोना, शंख, फायांस से पकी हुई मिट्टी का प्रयोग होता था। यानी कि जो मनके बनाने में विभिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होता था, जैसे कि कार्नेलिया हो गया, जैस्पर हो गया, तांबा हो गया, तांबा के बाद कांसा हो गया, सोना, शंख, पकी हुई मिट्टी और फायांस, इन सब का क्या किया जाता, प्रयोग किया जाता था। और इन कुछ मनके क्या होते थे, जोड़ के बनाए जाते थे, और कुछ मनके क्या होते थे, उसपे सोने का टोप लगाया जाता था। देखिए, देख सकते हैं आप, जैसे सोने का टोप क्या मतलब, ये देखिए, ये जो ये है यहाँ पर, ये सोने का टोप है, छोटे-छोटे। इन सबको क्या करते थे, जोड़ के उसपे सोने का टोप लगाकर ऐसे बनाया जाता था। अब देखिए, जो मनके के आकार थे वो अलग-अलग थे। जैसे कोई मनके के चक्राकार थे, बेलनाकार थे, गोलाकार थे, ढोलाकार थे, खंडित थे, यानी कि उनके जो आकार थे क्या थे, अलग-अलग थे। अब देखिए, कुछ मनकों पर क्या किया जाता था, चित्र भी बनाया जाता था। जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, देखिए कुछ ये मनके के, ये देखिए, ये इन सब में क्या हुआ, चित्र बने हुए हैं, यानी कि उसपे क्या किया जाता था, चित्रकारी की जाती थी, रेखा चित्र से उसे क्या किया जाता था, सजाया जाता था। इसमें आप सब देख सकते हैं, मनके का एक भाग है, इस बीच से डोरी डाल के इसे एक करते थे। अब मुलायम सेलखड़ी पर, यानी कि जो मुलायम सेलखड़ी का पत्थर था, उस पे कार्य करना आसान था। इस और इसे ढांचे में ढालकर विभिन्न आकारों में क्या किया जाता था, बनाया जाता था। यानी कि जो सिलकड़ी का पत्थर था, उस पे काम करना क्या होता था, आसान होता था, क्योंकि क्या था, वो मुलायम था। और इसे ढांचे में आराम से ढाल कर, कोई भी ढांचा इसे बना देते थे, उसे में इसको ढाल देते थे, और उससे क्या करते थे, विभिन्न आकार का क्या करते थे, मनके बनाते थे, जो ठोस पदार्थों के ज्यामितीय आकारों से भिन्न होता था। यानी कि जो ठोस पदार्थ थे, और उनसे उनसे क्या होता था, उसका जो आकार होता था, भिन्न होता था, क्योंकि सिलकड़ी मुलायम था, उसको जिस आकार में चाहिए उस आकार में डाल दीजिए। अब देखिए, अब इनका जो पदार्थ थे और जो इनकी तकनीक थी, वो क्या होती थी, डिफर करती थी, यानी कि अलग-अलग होती थी। यानी कि मनके बनाने की तकनीक और पदार्थ के अनुसार भिन्न थी। यानी कि मनके बनाने की तकनीकें जो थी, पदार्थ के अनुसार भिन्न होती थी। जैसे कि जिस जिस प्रकार के मनके बनाना है, उसी प्रकार के उसमें पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। अब पदार्थों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता था, कौन-कौन सी चीज़ें लगती थी, उसे हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कार्नेलिया और नेलिया का प्रयोग किया जाता है बनाने में, तांबे का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब उसी विषय में एक को जानते हैं, कार्नेलिया देख लीजिए, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये सब पूरा कार्नेलिया है। ठीक, ये जो रेड रेड सा दिख रहा है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्नेलिया के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी आपको जानेंगे। पुरातत्वविद के अनुसार कार्नेलिया का लाल रंग, यानी कि जो कार्नेलिया का रेड कलर था, वो कैसे प्राप्त किया जाता था, उसे क्या किया जाता था, आग में
आग में जलाकर प्राप्त होता था। यानी कि जो कार्नेलिया का जो ये रेडनेस है, जो पत्थर में आप देख सकते हैं हल्का-हल्का जो ये थोड़ा-सा रेड-रेड है देखेंगे आप, तो इसको रेडनेस को कैसे प्राप्त किया जाता था? इस कार्नेलिया के पत्थर को क्या किया जाता था? आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। यानी कि जो पत्थर होता था उसे आग में पका लेते थे तो वो क्या हो जाता था? रेड हो जाता था, लाल हो जाता था। पत्थर को तोड़कर आकार दिया जाता था, शक्ल हटाए जाते थे, घिसाई, पालिश और छेद का प्रक्रिया किया जाता था। यानी कि जो पत्थर होता था उसमें क्या किया जाता था? उसे कैसे-कैसे विभिन्न आकारों में ढाला जाता था। या तो उसे तोड़कर आकार देते थे, या उसे शक्ल में ढाल देते थे, या उसपे घिसाई-विसाई कर देते थे। और उसके बाद छेद छेद करके उसमें क्या मालिश सबको एक कर देते थे। इससे क्या होता था? एक मनका बन जाता था। और ये काम कहाँ पर होते थे? चिहन-जोदड़ो, लोथल और धोलावीरा, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिले? छेद करने के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर क्या होता था? मनके-वनके बनाए जाते थे। हड़प्पा के जो 2 स्थल थे जैसे नागेश्वर और बालाकोट, ये समुद्री तट के पास स्थित थे, यानी कि समुद्र के तट के पास स्थित थे। और समुद्र के तट के पास स्थित थे तो यहाँ पर क्या था? शंख तो मिलेगी ही, तो इससे क्या थे? शंख की वस्तुओं के क्या थे? निर्माण केंद्र थे, यानी कि यहाँ पर शंख की वस्तुएं बनाई जाती थी। कहाँ पर? नागेश्वर और बालाकोट में। अब देखिए आगे देखते हैं। और जो चिहन-जोदड़ो और जो लोथल था, यहाँ से जो तैयार माल था उसे बनाकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े नगरों में भेजा जाता था। यानी कि जो बड़े-बड़े केंद्र थे वहाँ पर यहाँ से तैयार माल को भेजा जाता था। कहाँ से? चिहन-जोदड़ो और लोथल से बना के सामान को हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में भेजा जाता था। जो पुरातत्वविद थे वो कैसे पता लगाते थे कि कहाँ पर उत्पादन होता था, यानी कि उत्पादन केंद्र कहाँ पर थे, उसकी पहचान कैसे की जाती थी, अब उसको हम देखेंगे। देखिए, शिल्प उत्पादन की पहचान हेतु कच्चे माल, औजार, अपूर्ण वस्तुओं व कूड़ा-करकट खोजे जाते थे। यानी कि शिल्प उत्पादन कहाँ पर होता था, इसको जानने के लिए जो पुरातत्वविद होते हैं क्या करते हैं, जो भी स्थल रहते हैं वहाँ पर क्या-क्या खोजते हैं। पहले कच्चे माल खोजेंगे, औजार खोजेंगे, औजार वो औजार जो शिल्पकारी में कार्य में लिए जाते हैं। और अपूर्ण वस्तु यानी कि ऐसी वस्तु जो बनाई जा रही थी और आधे में छूट गई, उसे बोलते हैं अपूर्ण वस्तु। उसे भी खोजते थे और कूड़ा करकट खोजते थे। इससे क्या होता था? जहाँ प्रेशर मिलती थी वहाँ पर क्या डिसाइड करते थे कि यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर शिल्प कार्य होता था, यानी कि यहाँ पर मनके-वनके बनाए जाते थे। और कूड़ा करकट शिल्प कार्य का प्रमुख संकेतक था, यानी कि जो कूड़ा करकट होता है, सामान-वामान कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उससे जो बच जाता है कटाई-वटाई में, जैसे कोई जैसे टेलर की दुकान पे कपड़ा-वपड़ा बच जाता है, वैसे ही जब जहाँ पर शंख-वंख बनाई जाती थी वहाँ पर पत्थर-वत्थर बच जाते थे, तो ये क्या होते थे? ये शिल्पकारी के स्थल का पहचान करने के लिए प्रमुख स्रोत होते थे। अब देखिए, जैसा कि शंख या पत्थर काटने से उत्पन्न टुकड़े क्या होते थे? उत्पादन स्थल पर मिलते थे, यानी कि जहाँ पर ये सब मिलते थे उसे, जैसे शंख मिल गया, पत्थर मिल गया, तो उसे क्या कहा जाता था? उत्पादन स्थल में मतलब क्या किया जाता था? घोषित कर दिया जाता था। छोटे बेकार टुकड़े पुनः उपयोग होते थे, यानी कि जो बड़े बेकार टुकड़े थे, यानी कि जो बड़े बेकार टुकड़े थे उनका पुनः उपयोग किया जाता था। यानी कि जो बड़े टुकड़े अगर कोई खराब हो जाता था तो निकल जाता था छटाई में, तो उसका क्या होता था? पुनः दोबारा उपयोग कर लेते थे। लेकिन जो छोटे टुकड़े होते थे बहुत, मान लीजिए जो इतना छोटा हो, उसका क्या ही प्रयोग कर पाएँगे। तो उसको क्या करते थे? कार्यस्थल पर ही छोड़ देते थे। यानी कि जो कार्यस्थल था जहाँ पर काम करते थे वहीं पर छोड़ देते थे। जो दर्शाता है कि शिल्प उत्पादन छोटे केंद्रों के साथ-साथ मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में होता था। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो शिल्प उत्पादन था वो छोटे-छोटे शिल्प केंद्रों में ही नहीं बल्कि बड़े केंद्रों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी होता था। देखिए, माल प्राप्त करने की संबंधी नीतियाँ, इसका मतलब क्या है? यानी कि माल प्राप्त करने के लिए कौन-सी अपनी टेक्नोलॉज़ी अपनाते थे या कौन-सी अपनी क्या करते थे? पॉलिसी लगाते थे। यानी कि जो उनको सामान बनाने के लिए ना, जैसे कि उनको सब सामान तो उपलब्ध नहीं होगा। अगर कुछ उनको बनाना है, जैसे मनके बनाने हैं या कोई चीज़ बनाना है, तो उनके पास सब सामान तो होगा नहीं। यानी कि कुछ वहाँ पर उनके स्थानीय लेवल पे अवेलेबल होगा, जैसे कि गीली मिट्टी हो गई, सूखी मिट्टी हो गई या कुछ भी चीज़ें हो गई, शंख-वंख। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जिनको प्राप्त करने के लिए उन्हें दूसरी जगह पर जाना होगा या दूसरी जगह से प्राप्त करना होगा, तो उसके लिए क्या-क्या नीतियाँ अपनाते थे, अब इसको हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या करते थे कि शिल्प उत्पादन में स्थानीय व बाहरी कच्चे मालों का प्रयोग होता था, यानी कि जो शिल्प उत्पादन था उसमें स्थानीय और बाहरी कच्चे मालों का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, बैलगाड़ियों के खिलौने स्थल मार्ग परिवहन दर्शाते हैं, यानी कि जो बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं वहाँ पर हमें, ये देखिए ये जो है बैलगाड़ी ही है।
वहाँ से हमें बैलगाड़ी के खिलौने मिले हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि उन्हें पता था कि क्या होता है कि इससे हमें पता चलता है कि वो स्थल मार्ग का प्रयोग करते थे। किस लिए? सामानों को लाने में, परिवहन में क्या करते थे? स्थल मार्ग का प्रयोग करते थे। जबकि नदियों और तटीय मार्गों का भी क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था। यानी कि जो नदी के मार्ग होते थे उनका भी उपयोग किया जाता था इसमें, परिवहन में, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में। अब देखिए उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल, यानी कि कुछ माल तो उपमहाद्वीप इंडिया पेनिनसुला के अंदर से ही आते थे और कुछ महाद्वीप उसके और कुछ माल उसके आगे से आगे थे। अब उसको कैसे स्टडी करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे इस स्लाइड में। अब देखिए हड़प्पावासी सिर्फ उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए बस्तियां बसाते थे, यानी कि जहाँ पर सामान अवेलेबल होता था, जैसे कोई जगह है जहाँ पर ढेर सारे सामान उन्हें चाहिए, जैसे गीली मिट्टी चाहिए, शंख चाहिए, तो वहाँ पर क्या करते थे? अपनी बस्ती बना लेते थे, यानी कि अपनी जो छोटी मोटी बस्तियां बना के वहाँ पर रहने रखते थे। तो उससे क्या होता था? उनको सामान वहाँ से आसानी से अवेलेबल हो जाता था। जैसे कहाँ कहाँ पर, जैसे जैसे नागेश्वर, बालाकोट में यहाँ पर क्या प्राप्त होता था? यहाँ पर शंख प्राप्त होता था। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते लेते थे वो, शंख प्राप्त करने के लिए नागेश्वर, बालाकोट जैसी जगहों में क्या करते थे? अपनी बस्तियां स्थापित कर लेते थे। और सोर्थगोई में क्या प्राप्त होता था? लजारदवात प्राप्त होता था। तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या करते थे? वो बस्तियां स्थापित कर लेते थे। और लोथल में भी हमें कार्नेलिया और सेलखड़ी जैसी धातुएं प्राप्त होती थी। तो इसके लिए भी वहाँ पर क्या करते थे? लोग बस्तियां बसा के रहते थे। यानी कि पहला तो क्या हो गया, वो माल प्राप्त करने के लिए, कच्चे माल प्राप्त करने के लिए बस्तियां स्थापित करते थे। और दूसरा क्या होता था? वो दूसरा अभियान भेजते थे, यानी कि हड़प्पा लोग, अब हड़प्पा वासी तांबे, यानी कि तांबे को सेलखड़ी से प्राप्त करने के लिए और सोना को दक्षिण भारत से प्राप्त करने के लिए क्या करते थे? अभियान भेजते थे। यानी कि कुछ लोगों को ग्रुप में भेज देते थे कि जाओ आप वहाँ से सोना चांदी लेके आओ, जिससे हम क्या कर सकते, इसका आगे आभूषण बनवाने में प्रयोग कर सके। ठीक, अब इससे या तो स्थानीय समुदाय से संपर्क स्थापित करते थे, यानी कि जो स्थानीय समुदाय होता था वहाँ से, उससे संपर्क स्थापित करके क्या करते थे? खरीदते थे सोना चांदी, कि आप मुझे सोना चांदी दे दीजिए, फिर पैसे उसे देके उससे ले आते थे। ठीक, अब देखिए खेतड़ी में मिली गणेश्वर और जोधापुर, यानी कि गणेश्वर जोधापुर संस्कृत की तांबे की संपदा इस व्यापार का संकेत देती है। यानी कि खेतड़ी में हमें क्या मिली है? गणेश्वर और जोधापुर की संस्कृत मिली हुई है और उससे तांबे की जो संपदा थी इस बात का संकेत देती थी। क्या करते थे लोग? आपसी संपर्क स्थापित करके व्यापार करते थे। ठीक, चलिए बात बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तो ये हम बता दिए, जो भारत भारत के अंदर ही वो जो व्यापार करते थे उसे बता दिए। अब जो बाहर से मंगाते थे उसके लिए क्या प्रयोग करते थे? देखिए हालिया खोजों से संकेत मिलता है कि हड़प्पावासी तांबा ओमान से प्राप्त करते थे। तांबा कहाँ से पाते थे हड़प्पावासी? ओमान से प्राप्त करते थे। कुछ खोजों में ये पता चला है। यानी कि देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता थी यहाँ पर थी, इस रेंज में थी, लेकिन जो ओमान था वो इस वाले रेंज में है। यानी कि ये जो अपने आप ये रीजन देख रहे हैं, यहाँ का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं ओमान। यानी कि जो हड़प्पावासी थे वो क्या करते थे? ये जो जहाँ पे मैंने डार्क डार्क सा किया है, तो हड़प्पा वासी जो यहाँ पर रहते थे वो क्या करते थे? यहाँ से क्या करते थे? तांबा प्राप्त करते थे। यानी कि हड़प्पा वासी इस स्थल से तांबा प्राप्त करते थे। ठीक, ओमान से प्राप्त करते थे। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ओमान आप लगा देना। ठीक, ओमान से प्राप्त करते थे। अब देखिए दूसरे सामान वो कहाँ-कहाँ से प्राप्त करते थे, अब उसे हम आगे पढ़ेंगे। अब इसे कैसे पता चला कि ओमान से प्राप्त करते थे? तो इसे हमें इस प्रकार से पता चला कि रासायनिक विश्लेषण से ओमानी तांबे और हड़प्पाई वस्तुओं में समानता पाई गई। यानी कि जो हमारे यहाँ केमिकल का जो रिएक्शन करके उससे पता लगाया गया है कि जो ओमानी तांबा था, जो ओमान का तांबा था और जो हड़प्पाई तांबा था उसमें क्या था, यानी कि उसकी जो मतलब क्वालिटी थी, जो गुण था, समान था। इससे क्या पता चलता है कि जो हड़प्पाई लोग थे वो ओमान से तांबा प्राप्त करते थे, क्योंकि दोनों का गुण क्या था? समान था तांबे का। ओमान से मिले हड़प्पाई वर्तमान संभवतः विनिमय का हिस्सा होते थे, यानी कि जो वर्तमान था उसको भी क्या किया जाता था? विनिमय के लिए माध्यम बनाया जाता था। ये देख सकते हैं आप, हड़प्पाई मर्तबान, ये जो बना हुआ है ये हड़प्पाई मर्तबान। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। मेसोपोटामिया में जो लेख मिला है उसमें मगन का हमें उल्लेख मिलता है और मगन का प्रयोग संभवतः किसके लिए किया गया था? हमें ओमान के लिए किया गया था। यानी कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसे आप क्लास लेवल में पढ़ेंगे, उसमें क्या है, एक लेख पे क्या मिलता है? लेख में मगन शब्द का उल्लेख मिलता है और मगन के किस लिए प्रयोग किया जाता था? ओमान के लिए प्रयोग किया जाता था। और उससे हमें क्या मिलता है लेख से, कि जो मगन है वहाँ से क्या आता था? तांबे के आगमन का उल्लेख मिलता है, यानी कि वहाँ से तांबे आता
था जिसमें निकल के अंश थे, यानी कि जो मगध था वहाँ से क्या होता था, मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता में भी क्या होता था, तांबा जाता था मगध से ही। और जैसे मगध के लिए किसका प्रयोग किया है उन्होंने, मगध का प्रयोग किसके लिए किया है, ओमान के लिए किया है, वैसे हड़प्पा के लिए प्रयोग किया है। हड़प्पा के लिए शब्द का जिस शब्द का प्रयोग किया है उसे बोलते हैं मेलुहा। मेलुहा को नाविकों का, मेलुहा का शाब्दिक अर्थ होता है उन सबकी भाषा में कि नाविकों का देश, यानी कि जहाँ के लोग क्या होते हैं, नाव चलाते हैं, नाविकों का देश। अब देखिए हड़प्पाई मोहर बाट पासेवा मन के लंबी दूरी के व्यापार के संकेत देते हैं, यानी कि जो हड़प्पाई बाट है और जो मनके हैं, जो पासे हैं, इससे क्या पता चलता है, तो हड़प्पा के जो लोग थे लंबी दूरी का व्यापार करते थे। अब देखिए मेलुहा संभवतः हड़प्पा क्षेत्र, यानी कि जो मेलुहा है वो हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता था, इसके द्वारा मेसोपोटामिया लोगों के द्वारा। से कार्नेलिया, लेजार्डवार्ड, तांबा, सोना व लकड़ियों का व्यापार होता था, यानी कि जो देखिए मेसोपोटामिया के लेख से पता चलता है हमें कि जो मगध था, मगध यानी कि ओमान, ओमान से क्या आता था, तांबा आता था। और जो मेलुहा था, मेलुहा यानी कि हड़प्पा से क्या जाता था, सोना जाता था, लकड़ियाँ जाती थी, कार्नेलिया जाता था, लेजारडवार जाता था, तांबा जाता था, आदि सामान क्या होते थे, यानी कि हड़प्पा से मेसोपोटामिया में जाते थे। मेसोपोटामिया इसे नाविकों का देश कहा, यानी कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो हड़प्पा को क्या कहते थे, मेलुहा। मेलुहा मतलब नाविकों का देश कहते थे। और इसे मोहरों पर ऐसा कैसे पता चलता है हमें कि नाविकों का देश कहते थे, क्योंकि जो मोहरे हुए हैं, मोहरे प्राप्त हुई हैं, मोहरों पर क्या है, मोहरों पर जहाज के चित्र और समुद्री मार्ग के संकेत दिखाई देते हैं, यानी कि जो कुछ मोहरे प्राप्त हुई हैं उस पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन्हें क्या कहा जाता था, हड़प्पा वासियों को नाविकों का देश यानी कि मेलुहा कहा जाता था। मेलुहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि इन सब का प्रयोग, यानी कि मोहरों, लिपियों और बाटों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब हम पहले पढ़ लेते हैं मोहरों का प्रयोग। तो पहले हेडिंग है हमारी मोहर और मुद्रांकन। देखिए मोहरों का प्रयोग लंबी दूरी के व्यापार को सुरक्षित बनाने के लिए और पहचान सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था, यानी कि जो मोहरे थे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मोहर लगी हुई है इस पे, ये देखिए इस पे मोहर लगाई गई है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, लंबी दूरी के व्यापार को करने के लिए और क्या करने के लिए, पहचान के लिए किया जाता था। यानी कि मान लीजिए आपने किसी सामान को अपनी मोहर लगा दी, उस पर आपका नाम लिखा हुआ है तो आपका वो सामान माना जाएगा। अभी कैसे सुरक्षा कैसे प्रदान देती थी, मान लीजिए पहचान को आपको बता दें कि मोहर पे आपने अपना नाम लिख के किसी सामान पे लगा दिया, पता चल गया आपका ये सामान, लेकिन ये सुरक्षा कैसे प्रदान करती थी। अब सुरक्षा के बारे में हम देखेंगे। देखिए सामान पर सामान से भरे थैले की गांठ पर गीली मिट्टी लगाकर मुद्रांकन किया जाता, यानी कि जो सामान की जो कोई भी सामान होता था उसकी जो गांठ होती थी, यानी कि जो थैले वाले में रखा था एक गांठ ले मान लीजिए, इस पे गीली मिट्टी लगा देते ढेर सारी, और इसी पे क्या करते थे, मोहर बना देते थे, मोहर लगा देते थे। तो यानी कि जब गांठ खुलेगी तो गीली मिट्टी जो बंधी हुई है इस पे, ये भी टूट जाएगी, जो इस पे मोहर का चिन्ह बना हुआ है वो भी टूट जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा, अगर ये रास्ते में टूट गया तो इससे पता चलेगा कि जो रास्ते में सामान जा रहा था उसके साथ छेड़खानी हुई, यानी कोई इसमें से कुछ निकालने की कोशिश की है। अगर मान लीजिए रास्ते में ये नहीं टूटा, जब नहीं टूटा तो इसका मतलब क्या है, जो सामान है वो अब उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है, यानी कि यह यदि अक्षुण्ण रहता होता है तो यह छेड़छानी न होने का और प्रेषक की पहचान का प्रमाण होता था। यानी कि जब ये अक्षुण्ण रहता था तो क्या होता था, इससे पता चलती थी कि इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं हुई है, और इससे प्रेषक की पहचान, यानी कि जो भेजा है उस सामान को, उसकी पहचान का पता चलता था कि वो क्या है, व्यापारी है, सुनार है, उसका नाम क्या है, पता क्या है, इसका भी पहचान क्या होती थी, इसी से पता चलती थी मोहरों से। मोहरों पे मालिक के नाम वाम लिखे होते थे, उसका व्यापार लिखा होता था। मोहरों के बारे में पढ़ लिया, अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। जो हड़प्पाई लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, उसे पर हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि कहा जाता है। एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए कहा जाता है इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है, क्योंकि अभी तक ये रहस्य बनी हुई है, तो इसलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, फिर क्वेश्चन बना के इसमें पूछते हैं कि हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अब देखिए हड़प्पाई जो लिपि हुई थी, यानी कि हड़प्पाई जो मोहर थी उसपे क्या होती थी, देखिए हड़प्पाई मोहर पर नाम पदवी लिखी होती थी, यानी कि हमने बताया ना आपको, उस पे उसका नाम लिखा होता था, उसका क्या नाम है, उसकी पदवी क्या होती थी, ये लिखी होती थी। हाँ, अब देखिए और जो चित्र थे जबकि चित्र अनपढ़ लोगों के लिए संकेतक थे, यानी कि जो चित्र बने, देखिए उस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मोहर है उस पे देखेंगे आप, यहाँ पर नीचे नाम लिखा हुआ है और इस पे कुछ चित्र बने हुए हैं। ये जो चित्र ये सब बने हुए किसके लिए बने हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो इन नाम को जो इस पे लिखा गया आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है, जो इसे नहीं पढ़ सकते उनके लिए क्या करते थे, वो चित्र बनाते थे, यानी कि जो चित्र थे किसके लिए संकेत के, जो अनपढ़ लोग थे उनके लिए क्या होते थे, संकेत होते थे। समझ गए, यानी कि चित्रों का प्रयोग जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनको बताने के लिए किया जाता था कि देखिए
कोई अपने अपना स्पेशल सिंबल बना देता है तो उससे पता चल जाता है कि उसका सामान है। अगर मान लीजिए कोई अनपढ़ है, टाटा वाटा अपना जो सिंबल है उनका, टाटा का अलग सिंबल है, बीएमडब्ल्यू का अलग सिंबल है, उसी प्रकार का सिंबल मतलब पूरा फेमस रहता था कि इस प्रकार का सिंबल इस व्यक्ति का है। तो उससे अनपढ़ लोग तो पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन चिन्ह देख के पहचान जाते थे कि ये सामान उस व्यक्ति का है। अब देखिए, जो हड़प्पाई अभिलेख संक्षिप्त होते थे, यानी कि जो हड़प्पाई अभिलेख थे संक्षिप्त यानी कि छोटे-छोटे थे। सबसे लंबे अभिलेख यानी कि जो सबसे लंबा अभिलेख था उसमें 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यानी कि इतने छोटे अभिलेख होते थे कि जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें कितने चिन्ह प्राप्त हुए हैं? 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट एमसीक्यू बनेगा कि जो सबसे लंबा अभिलेख है, अभिलेख हड़प्पा सभ्यता का, उसमें कितने चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो कितने चिन्ह प्राप्त हुए हैं? 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी कि जो इनकी लिपि थी, जो इस पे लिखा गया आप देख सकते हैं, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी कि अभी तक इस सबको पढ़ नहीं पाए हैं, जो भी लेखकों का पुरातत्वविद हैं, उसे पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो लिपि थी, उसे क्या कहते हैं, वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक मतलब क्या होता है, उसमें चित्रों के साथ-साथ अरे मतलब शब्दों के साथ-साथ क्या किया जाता था, भावों को भी उकेरा जाता था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, इस लिपि को चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, जैसे कि इमोजी की लिपि कह सकते हैं आप। जैसे इस समय हम सब इमोजी भेजते हैं ना, देखिए इन सब में इमोजी बना रखे हैं, इस पे किसी पे बैल बना रखे हैं, किसी पर जानवर, किसी पर घोड़ा, पता नहीं क्या-क्या बना रखे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं। देखिए, यानी कि और जो जो इनकी लिपि थी उसमें तो कितनी वर्णमाला में कितने शब्द थे, 375 से लेकर 400 तक चिन्ह होते थे, जो वर्णमाला से अधिक है। यानी कि इनकी जो लिपि थी उसमें कितने चिन्ह थे, 375 से लेकर 400 तक क्या थे, चिन्ह थे। इसे भी आप याद रखिएगा। और जैसे हम सब आज के टाइम पे लिखते हैं ना, बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे इस तरफ से हम लिखते हैं, यहाँ से चालू करेंगे, ऐसे लिखना चालू करेंगे, इधर जाएंगे, लेकिन उन सब उल्टा करते थे। वो सब क्या करते थे, वो सब उन सब का लिखने का क्या था, दाएं से बाईं ओर होता था, यानी कि सब इधर से ऐसे उल्टा स्टार्ट करते थे लिखना। यानी एक अक्षर यहाँ लिखेंगे, एक अक्षर यहाँ, एक अक्षर यहाँ, एक अक्षर यहाँ, यानी कि वो उल्टा लिखते थे। किस तरफ से, दाईं से बाईं ओर लिखते थे, जैसा मोहरों के अंतराल से प्रतीत होता है। हमें मोहरों के अंतराल से प्रतीत होता है, क्योंकि जब वो यहाँ से एक साइड इधर से लिखना चालू करते थे, जब इधर लिखते लिखते आते तो जगह कम पड़ती, तो शब्दों को ज्यादा सटा के लिखने लगते थे। तो इससे में जो पुरातत्वविद है उन्होंने पता लगाया है कि क्या है, ये क्या कर होते थे, दाएं से बाईं की तरफ लिखते थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। अब देखिए, बाँट, अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, मोहर पढ़ ली और लिपि पढ़ ली, और तीसरी चीज़ बचती है बाँट, यानी कि बाँट का प्रयोग किस प्रकार होता था, क्या थे बाँट। अब देखिए, बिंब प्रणाली में द्विआधारी मानदंड थे, यानी कि जो बिंब प्रणाली थी उसमें द्विआधारी मानदंड थे, जैसे कि 1, 2, 3, 4 अरे 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे-ऐसे थे, और ये दशमलव मानदंड था प्रयोग करते थे, यानी कि इसमें बिंब प्रणाली में दशमलव मानदंड का प्रयोग किया जाता था। आप ये देख सकते हैं फ़ोटो में, जो फ़ोटो दिख रही है आप सबकी, ये बाँट की फ़ोटो है, यानी कि बाँट यानी कि जो वेट होता है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, सामान को तौलने के लिए किया जाता है। तो इसमें किसकी फ़ोटो है, वेट की फ़ोटो है। अब देखिए, इसमें इसको आप देखेंगे, कुछ बाँट तो देखिए ये सब बड़े-बड़े बाँट हैं, ये सब बड़े-बड़े बाँट हो गए, लेकिन कुछ छोटे-छोटे बाँट हैं, तो इन सब में अंतर क्या है? बड़े बाँट और छोटे बाँट क्यों बनाए जाते थे? तो अब इन बाँटों में अंतर का इसलिए किया जाता था, क्योंकि देखिए जो बड़े बाँट होते थे उनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? सामानों को तौलने के लिए किया जाता था, ठीक? लेकिन जो छोटे बाँट होते थे, छोटे बाँटों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। यानी कि जो छोटे बाँट थे उनका प्रयोग आभूषण और मनकों के तौलने के लिए किया जाता था। अब आगे देखते हैं, प्राचीन सत्ता, यानी कि वहाँ पर किसका राज था, इसको पता लगाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले और कार्यों का केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा संगठित किया जाता था, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो जटिल फैसले जैसे कि क्या, जैसे कि मोहरों और बाँटों और ईंटों की समानता, ये सब क्या है, जटिल फैसले हैं। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि पूरी इतनी बड़ी सभ्यता है, उसमें हर एक जगह एक ही प्रकार के ईंट मिल रहे हैं, एक ही प्रकार के बाँट मिल रहे हैं, एक ही प्रकार के मोहर मिल रहे हैं, ये सब कैसे पॉसिबल था? यानी कि वहाँ पर कोई ना कोई एक राजा तो होगा ना, जो एक मतलब क्लेरिफ़ाई करता होगा, कि सुनिश्चित करता होगा कि सब जगह एक ही प्रकार के सिक्के चलें, एक ही प्रकार के बाँट चले। जैसे कि इंडिया में इस टाइम पर देखेंगे, सभी सब पूरे भारत में एक ही जगह के एक ही प्रकार के सिक्के चलते हैं, तो वैसे वहाँ पर भी उसको लागू कराने के लिए कोई ना कोई सत्ता तो रही होगी। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कोई केंद्रीय प्राधिकरण था, जो इन सब आदेशों को देता था कि क्या हुआ किया जाए, मतलब एक ही प्रकार की चीज़ें बनाया जाए, यानी कि सब वस्तुओं की एक रूपता से क्या होता है, हमें ज्ञात होता है कि वहाँ पर कोई राजा-वाजा था। एक वहाँ पर एक मूर्ति भी मिली हुई है, इस मूर्ति को देख सकते हैं, जो मूर्ति है, ये मूर्ति, उसके क्या कहते हैं, पुरोहित राजा, यानी कि पुरोहित राजा की संज्ञा देते हैं, जो पुरातत्वविद हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं।
हड़प्पा सभ्यता में सत्ता के केंद्र या शासक के बारे में स्पष्ट जानकारी हमें नहीं है, यानी कि हमें इस बारे में नहीं पता है कि सत्ता का कौन उपयोग करता था और जो शासक था वो कौन था, इसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है। मोहनजोदड़ो में मिला जो विशाल भवन है उसे प्रासाद माना जाता है, यानी प्रासाद मतलब किला, यानी कि भवन माना जाता है, पैलेस माना जाता है, लेकिन इससे संबंधित भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं, इससे संबंधित भव्य वस्तुएं हमें अभी तक नहीं मिली हुई हैं। देखो जो पुरोहित राजा, मैंने आपकी फोटो पीछे दिखाई, देखिए पुरोहित राजा की मूर्ति का नाम मेसोपोटामिया से मिली समानताओं पर आधारित है, यानी जो मेसोपोटामिया से उससे समानताएं मिलती हैं उसी के आधार पर क्या कह दिया गया, उसे पुरोहित राजा कह दिया गया है। लेकिन हड़प्पा की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी स्पष्ट नहीं है, यानी कि जो हड़प्पा की अनुष्ठानिक पूजा पाठ की जो प्रथाएं थी अभी तक उनका पता नहीं है कैसे क्या होता था। और यह नहीं कहा जा सकता कि इनका राजनीतिक सत्ता से संबंध था, यानी कि ऐसा हम कह भी नहीं सकते जो अनुष्ठानिक हमें चीज़ें लगती हैं उनका संबंध राजा से ही हो, यानी कि इनका राजनीतिक सत्ता से संबंध था या नहीं था, इसे अभी तक कहा नहीं जा सका है। अब देखिए कुछ लोग तो हैं जो क्या कहते हैं यहाँ पर एक ही राजा थे, जैसे कि हम आगे स्लाइड, कुछ लोग हैं जो कहते हैं यहाँ पर ढेर सारे राजा थे। देखिए कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पाई समाज में कोई शासक नहीं था, यानी कि वहाँ की जो समाज था वो क्या था, वहाँ पर कोई राजा वाजा नहीं था। सामाजिक स्थिति क्या थी, सबकी सबकी सामाजिक स्थिति समान थी, जबकि अन्य के अनुसार यह एक राज्य था, यानी कि जब कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर एक राजा था और कुछ लोग मानते कोई राजा वाजा नहीं था, सब एक बराबर थे, सबकी स्थिति क्या थी, समान थी। देखिए बस्तियों की समानता और सुविधाओं लोगों के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि जो बस्तियों की समानता थी, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि यार ऐसे कैसे हो सकता है बिना राजा के सभी लोग एक जैसे घर बना रहे हैं, एक जैसे सिक्के उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा बोलते हैं लोग। जो बस्तियों से जैसी बनाई गई थी, क्या की थी, ये लोग अपने अनुसार बनाते थे, यानी कि आपस में बातचीत करके निर्णय लेते थे, यानी कि ये लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। लोग खुद ही डिसाइड कर लेते थे कि हमें जैसी बस्तियां बनाएंगे, कोई राजा वाजा नहीं था कि राजा वाजा कहे कि जैसी बस्तियां बनाओ, यानी कि बस्तियों की समानता और सुविधाओं को लोगों के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि बस्तियों की जो समानता थी और सुविधाएं थी उन लोगों के द्वारा बनाई गई थी, जो लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर इशारा करती हैं, यानी कि जो मानती हैं कि वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी, यानी कि सब लोग मिल बांट कर आपस में मतलब बातचीत के माध्यम से निर्णय लेते थे, यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर इशारा करती हैं, यानी कि उनका मानना है कि वहाँ पर एक लोकतांत्रिक प्रणाली थी, यानी कि वहाँ पर राजा थे, कोई कोई कहते हैं एक नहीं कई राजा थे, कोई कहते हैं एक राजा थे, तो इसके बारे में अभी तक कोई मत नहीं है कि वहाँ पर कितने राजा थे। अब हम जानेंगे कि सभ्यता का अंत, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता की उसका पतन कैसे हुआ। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता को त्याग दिए जाने का साक्ष्य मिलता है, यानी कैसे हमें साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार कि जो 1800 ईसा पूर्व क्या किया गया था, जो हड़प्पा के स्थल थे उन्हें त्याग दिया गया था, यानी कि उन्हें छोड़ दिया गया था, यानी कि जो वहाँ पर लोग रहते थे वहां से छोड़कर, जैसे यहाँ सब जो लोग रहते थे यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह यहाँ सब आने लगे थे, यानी कि नई नई जगह बस्तियां बनने लगे थे, यानी कि नई बस्तियां गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप में ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में नई बस्तियां विकसित हुई, और ये देखिए ये यहाँ गुजरात क्षेत्र में नई बस्तियां बसी, यानी कि जो पहले यहाँ पर जो क्षेत्र थे ये सब, इनको छोड़ के क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि सभी लोग आकर गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसने लगे। अब देखिए 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद उत्तर हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र अस्तित्व में आए। देखिए जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र कौन से थे जो 19वीं शताब्दी के बाद अस्तित्व में आए, लेकिन हड़प्पा की विशिष्ट वस्तुएं जैसे लेखन, व्यवहार और शिल्प विशेषताएं समाप्त हो गई, लेकिन जो हड़प्पा में हम देखते हैं, जो हड़प्पा की एक जो विशेषता थी, उसकी विशेषता क्या थी कि वहाँ पर जो लेखन शैली वहाँ की अच्छी थी, या वहाँ पर जो क्या थे पाठ थे, और जो वहाँ की बस्तियों की नियोजिता थी, यानी कि जो उनको प्लान तरीके से बनाया जाता था, वो सब खत्म हो गया, यानी कि जो ये सिटी बसी, यहाँ पर क्या थे, जो बस्तियां थी नियोजित नहीं थी, यानी कि यहाँ पर जो पार्ट वार्ट अवेलेबल नहीं थे, यानी कि जो उसकी विशेषता की जो सभ्यता की वो क्या हो गई, शिल्प विशेषताएं भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इस अवधि में ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत मिलता है, जैसा कि हम जानते हैं ना, जहाँ पर व्यापार व्यापार नहीं होगा वो जीवन शैली कैसी होगी, ग्रामीण जीवन शैली होगी, तो यानी कि जो ये सभ्यताएं बाद में विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता के बाद, ये सब कैसी थी, ग्रामीण जीवन शैली की थी, लेकिन जो पहले की सभ्यता यहाँ पर थी हड़प्पा की, वो कैसी थी, वो सब सारी शहरी सभ्यता थी, और ये कौन सी थी, ग्रामीण जीवन शैली की सभ्यता थी, जिसे हम उत्तर हड़प्पा सभ्यता या अनवर्ती संस्कृतियां कहते हैं। तो हम समझ गए ना उत्तर हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या, जो उत्तर यानी कि बाद में आए, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में आए, इसीलिए जो ये संस्कृतियां बाद में विकसित हुई हड़प्पा के बाद, इन्हें उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या अनावर्ती संस्कृतियां कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है।
में सवाल उठ रहा होगा कि इतनी बड़ी संस्कृति कैसे खत्म हो गई? तो इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख कारण है कि जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, इसलिए संस्कृति खत्म हो गई, या वनों की कटाई की जाने लगी, या बाढ़ आ गया, या नदियों ने अपने रास्ता मोड़ लिया, जिस तरफ से वो बहती थी उस तरफ से अपना उन्होंने रास्ता बदल कर क्या किया, बस्तियों की तरफ बहने लगी, इससे हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन जो ये कथन दिया जाता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया, वनों की कटाई हो गई, या बाढ़ आ गई, या नदियों ने रास्ता बदल लिया, तो ये सब बड़ी मात्रा पे मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे तो छोटी-मोटी बस्तियाँ खत्म हो सकती हैं, लेकिन पूरी की पूरी सभ्यता कैसे खत्म हो जाएगी जलवायु परिवर्तन से या बाढ़ आने से? तो इस पे क्या होता है, इस पे सवाल उठते हैं। यानी कि ये क्या है, ये पूरी सभ्यता के पतन की क्या करते हैं, हमें व्याख्या नहीं करते हैं। यानी कि ये जो जलवायु परिवर्तन है, बाढ़ आना, इसे पूरी पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। हड़प्पाई राज्य का अंत मोहर मोहरों लिपियों मनकों मितभांडों के लोप स्थानीय बाटों का प्रयोग और शहरी पतन के से हुआ। यानी कि जो हड़प्पाई सभ्यता की उसका अंत कैसे हुआ, हमें ऐसे पता चलता है कि जब हड़प्पा के बाद जो उत्तर उत्तर हड़प्पा सभ्यता आई या अनावर्ती हड़प्पा सभ्यता आई, उनमें क्या थी, उनमें मोहरों का प्रयोग नहीं था, ना उनमें कोई लिपि की प्रयोग की जाती थी अच्छी सी, ना कोई मनके थे, ना कोई मितभांड थे। इससे क्या पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या हो गई, उसका पतन हो गया। और उसके बाद शहरों का भी पतन हो गया। शहरों का मतलब क्या हो गया, जो हड़प्पा सभ्यता की शहरी सभ्यता थी, यानी कि वहाँ पर ट्रेड रोड अच्छे से होते थे, व्यापार व्यापार। लेकिन जो उसके बाद से जो उसके बाद की सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, वहाँ पर ग्रामीण जीवन शैली थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो शहरों का क्या हो गया, पूर्ण रूप से पतन हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की विशिष्टता थी, यानी कि जो विशेषताएं थी, जो उसके बाद की सभ्यता आई उसमें वो विशेषताएं नहीं थी। इस देखिए, अब नए शहरों को आने में कितना समय लगा, 1 शताब्दी का समय लगा। यानी कि 1 शताब्दी भर क्या क्या उपमहाद्वीप को बहुत लंबे समय तक क्या करने पड़ा, शहरों का आने का इंतजार करना पड़ा। वही जाकर 1 शताब्दी को मतलब वही समझ सकते हैं, जब वहां पर 16 महाजनपद के टाइम पर जब जाकर नए नए शहर बसे, यानी कि इतने टाइम तक क्या हुआ, शहरों का पतन हो गया, पूरी रूप से क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कितने हम की हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, अब हम इसको जानेंगे। देखिए, जब सभ्यता का पतन हो गया, यानी कि जब सभ्यता जलवायु परिवर्तन या नदियों के रास्ता बदलने के कारण नष्ट हो गई, जो इसके शहर जब नष्ट हो गए, तो इसे क्या किया, इसे लोग भूल गए, यानी कि लोगों की स्मृतियों में से भी ये नष्ट हो गए। यानी लोग इसे भूल गए कि ऐसे पहले सभ्यता कोई थी जहाँ पर इतने अच्छे तरीके से लोग रहते थे, इतने मतलब अच्छे से सभ्य लोग थे। तो लेकिन जब लोग वहां पर जो रहते थे उसके बाद की सभ्यता के लोग, जब उन्हें कभी कभी कुछ ना कुछ सामान अपने घर, उन्हें अपने घर बनाते वक्त कुछ ना कुछ सामान मिलता है, या कुछ भी उन्हें मिलता, तो समझ नहीं पाते। जैसे कि अगर वो अपना घर बना रहे हैं, नींव की खनाई कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ सामान वहां पर मिलता, तो समझ नहीं पाते सामान है क्या। यानी कि जो उन्हें सतह पर मिलती पूरा वस्तुएं, उसका वो अर्थ ही नहीं समझ पाते थे। ठीक, ऐसे ही कनिंघम थे, वो भी कनिंघम ही भ्रम में थे, वो भी हड़प्पा सभ्यता का अर्थ नहीं समझ पाए। अब देखते हैं हम कनिंघम का भ्रम क्या था। अब देखिए, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने उत्खनन शुरू किया। यानी कि जो वहां पर हड़प्पा पर उत्खनन का कार्य किसने चालू किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और कनिंघम क्या थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इसे आप याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो आप बताना, कनिंघम थे। कौन थे, कनिंघम थे। कनिंघम ने यानी कि पहले सबसे वहां पर क्या किया, हड़प्पा साइट पर क्या किया, अपना काम चालू कराया। वहां पर यानी कि यहाँ पर खुदाई का काम सबसे पहले किसने चालू कराया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने चालू कराया। अब देखिए, लेकिन वो क्या थे, वो लिखित स्रोतों पर निर्भर रहते थे। यानी कि जो मतलब उनको ज़्यादा मोहरे वोहरों को ज़्यादा उनको उनमें इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें डॉक्यूमेंट में इंटरेस्ट था। जैसे कि कोई ग्रंथ मिल गया उन्हें, या कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मिल गए, या ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक रुचि में रखते थे। यानी कि ऐतिहासिक काल के पुरातत्व में रुचि रखते थे। यानी कि ऐतिहासिक काल मतलब क्या, उन्हें ऐसी चीजें जो पढ़े जो उसे पढ़ सके आसानी से, उसमें रुचि रखते थे। साहित्य वाहित्य में वो ज़्यादा रुचि रखते थे, उन्हें खुदाई उदाई में ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब उन सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य प्राप्त होता था उस पर ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे। उन्हें साहित्यों पर ज़्यादा रुचि थी। जैसे कि ह्वेन सांग आए थे, जो अपने पीछे डॉक्यूमेंट छोड़ गए थे। ह्वेन सांग कौन था, चीनी यात्री था जो भारत में यात्रा करने आया था। तो ये सब जो अपने पीछे अपने दस्तावेज यानी कि यात्रा वृत्तांत लिख के छोड़ गए थे, उस पर ये ज्यादा भरोसा करते थे। अब देखिए आगे इनका भ्रम क्या था, हम आपको पूरा बताएंगे, देखते हैं आगे। देखिए, जो कनिंघम थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीनी बौद्ध यात्री तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों से बस्तियों की पहचान की। यानी कि जो चीनी बौद्ध यात्री आए थे, जो अपने ग्रंथ में जो बस्तियां लिख के गए थे, तो उसको उसको उन्होंने उसको पहचान किया। कैसे किया पहचान, अभिलेखों का संग्रहण और प्रलेखनों का क्या अनुवाद करके उन्होंने उसका पहचान किया। यानी कि वो बस्तियों की पहचान की जो चीनी बौद्ध यात्रियों के क्या थे, यात्रा वृत्तांत में लिखे गए थे। लेकिन जो उन्हें हड़प्पा से वस्तुएं प्राप्त होती थी, उसका वो जान नहीं पाते थे, क्योंकि उनका जो फोकस था वो ज़्यादातर बौद्ध इतिहास है, उस पे अपना ध्यान
केंद्रित करते थे। वो ये नहीं मानते थे कि बौद्ध इतिहास से पहले भी कोई हमारा मतलब ऐसा कोई हड़प्पा सभ्यता ऐसी कोई नाम चीज़ रही होगी। तो उनका जो मेन फ़ोकस था वो किसके पे था? बौद्ध इतिहास पर था। तो जो कुछ चीज़ पाते थे उसे किससे जोड़ने का प्रयास करते थे? बौद्ध इतिहास से जोड़ने की कोशिश करते थे। तो हड़प्पा देखिए हड़प्पा कनिंघम के अन्वेषण के दायरे में नहीं था। जैसा कि मैंने बताया ना हड़प्पा जो था उसके कनिंघम के अन्वेषण के दायरे में नहीं था। उनके अन्वेषण के दायरे में तो वही सब था, बौद्ध इतिहास था। तो उनके अन्वेषण के दायरे में ना होने का कारण क्या था? वो उसकी पुरावस्तुओं की प्राचीनता नहीं समझ पाए, यानी कि जो उनको वस्तुएँ मिलती थी हड़प्पा की, उसकी वो प्राचीनता नहीं समझ पाए कि उसका क्या महत्व है, उसका महत्व वो नहीं समझ पाए कनिंघम। अब देखिए उनके पास कुछ वस्तुएँ पहुँची भी, उनके पास कुछ मोहर-वोहर जैसे उनके पास गई हुई देख सकते हैं आप ये हड़प्पा का मोहर है एक, उनके पास हड़प्पा की मोहरें गई भी लेकिन वो उसको समझ नहीं पाते कि किस टाइम की मोहर है। और कनिंघम तो क्या कि करते थे, वो सोचते थे कि जो हमारा यहाँ का इतिहास है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? गंगा घाटी से प्रारंभ हुआ, यानी कि वो गंगा की घाटी को ही भारतीय इतिहास की शुरुआत मानते थे, ठीक? और वो सब कभी ये नहीं समझ पाए कि ये जो हड़प्पा की मोहरें हो रही हैं कहाँ से मतलब ये किस किस समय से संबंधित है। तो इसे वो किससे संबंधित करने का प्रयास करते थे मोहरों को? वो गंगा घाटी से जोड़ने का प्रयास करते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनको लगता था कि जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन है कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत हुई है वो गंगा घाटी से हुई है, ना कि सिंधु घाटी से हुई है। और सिंधु घाटी का उनको कोई ज्ञान नहीं था उस समय इसलिए उस पर विश्वास नहीं करते थे। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो आपको मैं डायग्राम में ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं, ये जो है ये जो चित्र बनाया गया है इन्होंने कनिंघम ने खुद ही बनाया था। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे लिखा गया है, ये कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मुहर का बनाया गया रेखा चित्र है। यानी कि जो हड़प्पा से उनको पहली मुहर प्राप्त हुई थी, तो उसका क्या किया था उन्होंने एक रेखा चित्र बनाया था। तो उसी की ये क्या है फ़ोटो है। अब आइए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज कैसे हुई, यानी कि एक नवीन प्राचीन सभ्यता, यानी कि इसकी खोज करने में कौन-कौन से लोग का योगदान था, वो कौन-कौन थे, जैसे कि आप पढ़े होंगे दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी या जॉन मार्शल, तो अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे अपना योगदान दिया इस सभ्यता की खोज में। अब देखिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में प्राचीन मोहरें खोजी, यानी कि जो दयाराम साहनी थे उन्होंने क्या की हड़प्पा सभ्यता की और जो राखालदास बनर्जी थे उन्होंने किससे मोहनजोदड़ो से क्या की मोहरे खोज निकाली। आप यहाँ पर फोटो में नीचे देखेंगे ये रहे दयाराम साहनी, ये दयाराम साहनी है और ये राखालदास बनर्जी हैं। यानी कि जो दयाराम साहनी उन्होंने कहाँ की मोहर खोजी थी? हड़प्पा की। तो इसे आप याद रखिएगा ये हड़प्पा की खोजी थी। और जो आर डी बनर्जी है यानी कि राखालदास बनर्जी हैं इन्होंने कहाँ से मोहर खोजी थी? इन्होंने मोहनजोदड़ो की मोहर खोजी थी। तो इन्होंने दोनों लोग क्या किए अपनी मोहरें खोज कर ले गए जो उस टाइम के क्या थे डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, उनके समक्ष ले गए बताएं कि देखिए ये दो चीजें हमने प्राप्त की हैं, ठीक। तो उन्होंने जो जो दोनों मोहरें प्राप्त की थी, एक जो दयाराम साहनी ने प्राप्त की थी और जो एक राखालदास बनर्जी ने की थी, तो उन्होंने क्या किया जिससे दोनों दोनों स्थलों को एक ही संस्कृत का हिस्सा मान लिया गया। यानी कि उन्होंने क्या किया उन्होंने ये माना कि जो दोनों मोहरें हमने प्राप्त की है वो क्या हुई है, वो दोनों एक ही संस्कृत की हैं, यानी कि दोनों जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, यानी कि जो दोनों मोहरे हैं उनका संबंध एक संस्कृत हड़प्पा सभ्यता से है। तो अब ये दोनों मोहरे जो पा गए वो मोहरे अपने हेड को लेकर जाकर देते हैं, किसको ले जाकर देते हैं? जो उनका हेड था जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल जब इसको पाता है तो सबके सामने आके बताता है कि भाई भाई अब इंडिया में एक नई सभ्यता की खोज हुई है। तो यानी कि 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की, यानी कि उसने बताया कि यहाँ पर एक नई सभ्यता की पहचान की गई है जिसको क्या नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। कब इसने डिक्लेयर किया? 1924 में। तो आप याद रखिएगा किसने घोषणा की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की? जॉन मार्शल ने की थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। जो जॉन मार्शल का वर्किंग पीरियड था यानी कि जो जॉन मार्शल का कार्यकाल था उसमें भारतीय पुरातत्व में क्या हुआ? बड़ा परिवर्तन हुआ, यानी कि जो जॉन मार्शल आप ये फोटो देख सकते हैं जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल के टाइम पीरियड में क्या हुआ भारतीय पुरातत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वो पहला पेशेवर पुरातत्वविद था, यानी कि जो जॉन मार्शल था पहला पेशेवर पुरातत्वविद था। जो इसके बाद के लोग को आप देखें जैसे इसके बाद जो व्हीलर आता है, व्हीलर का मतलब कोई पेशेवर नहीं था, यानी कि प्रोफेशनल नहीं था, वो तो एक आर्मी में था, आर्मी ब्रिगेडियर था, तो उसका इंटरेस्ट था, हॉबी थी ये सब उत्खनन करना, तो वो उसमें आ गया, आर्कोलॉजी में आ गया। लेकिन उसका कोई पेशा नहीं था, उसका पेशा तो वो आर्मी मैन था। लेकिन जो ये था क्या था व्हीलर अरे जॉन मार्शल था, जॉन मार्शल क्या था पूर्ण रूप से क्या था पेशेवर पुरातत्वविद था, ठीक। और इसने ने क्या किया बड़ा परिवर्तन लाया भारतीय पुरातत्व में। इसने यूनान और क्रीट की अनुभव को भी अपने साथ
लाया, यानी कि इसने यूनान और क्रीट के भी अनुभव को अपने साथ क्या किया, भारतीय पुरातत्वविद में शामिल किया। कनिंघम की तरह यह भी खोजों में रुचि रखता था, यानी कि जो कनिंघम कनिंघम था, जैसे वो खोजों में अपनी रुचि रखता था कि कोई चीज पा जाए, यहाँ से उसको क्लू निकाल कर किसी चीज को व्याख्यायित कर दे। वैसे जो जॉन मार्शल भी था, वो क्या करता था, खोजों में रुचि रखता था, लेकिन वो दैनिक जीवन की पद्धतियों को समझने में भी उत्सुक था। यानी कि जो दैनिक जीवन की पद्धतियों का मतलब क्या है, कि लोग कैसे खाते हैं, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, जीवन यापन कैसे करते थे, वह इन सब में भी इच्छुक था। कौन? जॉन मार्शल। अब आइए हम आगे देखते हैं कि व्हीलर के बारे में देखते हैं। व्हीलर जो है, व्हीलर ने अपने हड़प्पा के अनुभव के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा है, यानी कि व्हीलर ने जो हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में लिखा है, उसे हम कुछ जानते हैं। जब व्हीलर था, व्हीलर जब 1944 में जब क्या हुआ, अपॉइंट हुआ, मतलब 1944 में क्या बनाया गया था, इंडिया का क्या बनाया गया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ दी ASI, यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का क्या बनाया गया था, ये जो जॉन अरे व्हीलर है, क्या बनाया गया था, डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। तो ये फोटो देख सकते हैं, ये कौन है, व्हीलर है, ठीक। जब देखिए, अब ये लिखता है अपने एक विवरण में कि जब ये वहां पर अपॉइंट किया गया, कहाँ पर, हड़प्पा में अपॉइंट किया गया कि आप क्या हुए, अब हड़प्पा के आप जनरल डायरेक्टर, इंडियन आर्कियोलॉजी के क्या हुए, आप डायरेक्टर जनरल हुए। तो ये क्या हुआ, जब वहां पर जाता है हड़प्पा पर अपनी खोज के लिए, तो वहाँ के लोगों के साथ क्या करता है, हड़प्पा के जो स्थल था, वहां पर जाने की कोशिश करता है। यानी कि तो बोलता है कि हम सुबह 5 बजे निकलेंगे, यानी कि सुबह हम 5:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। और जब ये सुबह 5:30 बजे जाता है, बोलता है कि वहां पर जाएंगे हम 2 घंटे काम करेंगे, यानी कि 7:30 तक हम क्या होंगे, वापस चले आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो तो रेगिस्तानी मतलब एरिया है, थोड़ा सा वहां पर ज्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि वापस चले आएंगे 7:30 बजे तक। लेकिन जब ये काम करने जाता है, तो बहुत देर तक काम करने लगता है, लगभग 6 घंटे वहां पर जाकर काम करता है। यानी कि ये सोचा तो ये तो सोच के गया था कि हम सब क्या होंगे, 7:30 बजे तक ही वापस चले आएंगे, लेकिन ये लगभग 11:30 बजे तक वहां पर क्या करता रहता है, काम ही करता रहता है। तो ये कहता है कि मुझे डर है कि मेरे काम के जुनून को देखकर मेरे सहकर्मी, जो उसके साथ काम करने वाले लोगों हैं, क्या मुझे सनकी ना समझ ले। यानी कि उसे, जो इसका इतना काम करने का जुनून है, उसको देखकर क्या करें, जो उसके सहकर्मी है, इसे सनकी ना समझ ले। कहीं वो तो बोल तो गया था कि हम 2 घंटे वहां पर जाकर काम करेंगे, अब 11 घंटे तक काम कर रहा है, इतना जुनून है। वो सोच रहा है इस जुनून को देखेंगे तो लोग मुझे पागल समझेंगे कि देखो इतना धूप है, और मैं धूप में कुदाल लेकर क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, चक्कू से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आर्कोलॉजिकल सर्वे कर रहा हूँ, तो लोग मुझे पागल ना समझ ले। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं नई तकनीकें तथा प्रश्न। अब देखिए, जैसे जैसे हड़प्पा में खोजी के मतलब अन्वेषण होते गए, इसमें नई नई तकनीकें जुड़ती गई, यानी कि नई नई तकनीकों का अन्वेषण हुआ, उनके माध्यम से सभ्यता को परिभाषित किया गया। अब उसमें क्या क्या प्रश्न उठते हैं, अब उसे हम देखेंगे। अब देखिए, 1944 में डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर ने खुदाई के लिए टीलों के अस्तर विन्यास को प्राथमिकता दी, बजाय 36 इकाइयों के। अब मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। जो व्हीलर था, उसने क्या किया, जैसे मान लीजिए अगर कोई ये जमीन है इतना, अगर ये जमीन का इतना बड़ा सा जमीन है पूरा, अगर इसका उत्खनन करना है, तो एक होता है कि एक ऐसे लेवल पे आप चलिए, पहले इसका उत्खनन करिए, फिर इस लेवल का, यानी फिर इस लेवल का करिए। और एक होता है एक बारी में आप सारे का खोद दीजिए। लेकिन इसने क्या किया, इसने ऐसा नहीं किया कि एक एक लेवल पे चले, पहले इसका करे या फिर इसका करे। इसने पूरा क्या किया, एक बारी में सारे को ही खन दिया। तो इससे क्या होता है, जो इससे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं एक टाइम पीरियड की, उसके बारे में हमें नहीं पता चल पाता। जैसे अगर आप एक पीरियड, जैसे आप थोड़ी थोड़ी जगह का खुदाई करेंगे, तो क्या होगा, आपको एक हर एक सभ्यता के स्तर का पता चलता रहेगा कि हाँ इस टाइम पर ये सभ्यता थी, इस सभ्यता थी। लेकिन जब आप एक साथ काम करेंगे, तो क्या होगा, उसमें सारी चीजें क्या होती हैं, मिक्स हो जाती हैं। तो इससे बहुत समस्या खड़ी हुई थी। लेकिन अब देखिए, अब ये हम जैसे कि आपको पहले बता दिए ना, ये क्या था, ये सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में क्या किया, ये वहां पर मतलब भारतीय पुरातत्व में शामिल हुआ था। यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में शामिल होने से पहले क्या था, सेना में पूर्व ब्रिगेडियर था। और इसने सैनिक परिशुद्धता को भी क्या किया, भारतीय पुरातत्व में समावेशित किया। यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में इसने सैनिक परिशुद्धता को भी शामिल किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाएं आज की राष्ट्रीय सीमाओं में भी राष्ट्रीय सीमाओं से मेल नहीं खाती हैं। यानी कि राष्ट्रीय सीमाओं से मेल नहीं खाने का मतलब क्या है, इस समय के जो हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थल हैं, वो कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान में चले गए हैं। पाकिस्तान में अधिकतर महत्वपूर्ण स्थल चले गए हैं। और अब उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा डिवाइडेशन हो गया, जितने भी मतलब बंटवारे के बाद जितने अंग हमारे कितने किस में चलेंगे, पाकिस्तान में चलेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे हिस्से बचे भारत में, उसमें क्या किया गया, जो भारतीय पुरातत्वविद थे, उन्होंने क्या किया, भारतीय पुरातत्वविद ने भारत भारत में
हड़प्पा स्थलों की पहचान की, यानी कि उन्होंने कहा कि अब जितने मान लो जो कुछ स्थल थे वो तो हड़प्पा के पाकिस्तान में चले गए, लेकिन अब जो भारत में है हम क्या करेंगे, उसको खोज के लाएंगे और लोगों के सामने उसको बताएंगे कि देखिए इंडिया में यहाँ यहाँ पर भी हड़प्पा स्थल हैं। तो यानी कि भारतीय पुरातत्वविदों ने क्या किया, नए नए स्थलों की पहचान की। अब नए नए स्थलों की कहाँ कहाँ पहचान की, तो कहाँ कहाँ थी, जैसे कि कच्छ में की, पंजाब में की, हरियाणा में की, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी और धौलावीरा में इन्होंने क्या किया, अन्वेषण करके बताया कि यहाँ पर भी हड़प्पा के स्थल मौजूद हैं। और क्या किया, इनकी सूची बनाकर, यानी कि इनकी सूची बनाई और इनके भी नाम क्या हुए, हड़प्पा स्थल में जुड़ गए। ठीक, और अब भी अन्वेषण जारी है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अब भी अन्वेषण जारी है, यानी कि खोज अब भी जारी है। अभी कहीं पता नहीं है कि कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के स्थल निकल जाएं। अब आगे देखते हैं हम। और जब सबके सामने जब पूरे विश्व में पता चल गया कि हाँ, इंडिया में भी कोई सभ्यता थी हड़प्पा नाम की, तो क्या हुआ यहाँ पर 1980 के दशक में क्या हुआ, हड़प्पाई हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय रुचि बढ़ने लगी। अब अमेरिका से लोग आने लगे, इटली से लोग आने लगे, क्या करने, हड़प्पा में अध्ययन करने आने लगे, यानी कि हड़प्पा पुरातत्व का अध्ययन करने कहाँ से लोग आने लगे, विश्व स्तर से, विश्व अनेक स्थल से इटली हो गया, अमेरिका हो गया, वहां से आने लगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रुचि 1980 के दशक से क्या हुई, हड़प्पा पर बढ़ गई। ठीक, अब देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर भारतीय और विदेशी विशेषज्ञ आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके अन्वेषण करते हैं, यानी कि जो अब अन्वेषण होता है, क्या होता है उसमें, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें मिट्टी, पत्थर, धातु, वनस्पति और जानवरों के अवशेषों का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, यानी कि जो वहां पर जो जानवर मिलते हैं उनका अन्वेषण करेंगे, जो पत्थर मिले हैं उनका, धातु मिले उनका, जैसे पता लगाएंगे ना कि वहां पर कौन जानवर पालतू थे, या किस धातु का प्रयोग किया जाता था, या मिट्टी कैसी थी, वनस्पति, पेड़ पौधे कैसे थे, तो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन सब का पता लगा लेते हैं। जैसे हमें पता चलता है ना कि वहां पर कौन से जानवर पालतू थे और कौन से जानवर जंगली थे, ये सब किससे पता चलता है, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से ही पता चलता है। अब देखिए ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणाम की उम्मीद जगाते हैं, यानी कि अब ऐसे ही अगर हम अन्वेषण हमारे यहाँ होते रहेंगे हड़प्पा सभ्यता पे, तो हमें भविष्य में हड़प्पा सभ्यता के बारे में और जानकारियां प्राप्त होंगी कि कैसे उस समय के लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है, उसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, उसकी लिपि से नहीं मिलती है, हमें जो भौतिक साक्ष्य हैं, उससे ही हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। यानी कि जो हमें जो मृतभांड, उद्भांड मिले हैं वहाँ पर, जो बर्तन-वर्तन टूटे-फाटे मिले हुए हैं, इससे ही हमें क्या होती है, जानकारी मिलती है। यानी कि जैसे औजार हो गए, आभूषण हो गए, इससे ही हम क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता को समझते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो लिपि है, अभी तक उसे हम पढ़ तो पाए नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, वो एक रहस्यमय लिपि है, यानी कि वो अभी पूरे पूर्ण रूप से रहस्य बनी हुई है। जब तक उसे पढ़ नहीं पाएँगे तब तक जानेंगे नहीं। तो जब तक उसे पढ़ नहीं पाते तब तक हम किसका सहारा लेते हैं? तब तक हम ये जो बर्तन-वर्तन है इनका सहारा लेते हैं। अब देखिए टूटी हुई वस्तुएँ ही फेंकी जाती थी, जबकि अन्य वस्तुएँ पुनः उपयोग की जाती थी। यानी कि जो टूटी-फूटी वस्तुएँ होती थी उन्हें ही फेंका जाता था, और जो अच्छी वस्तुएँ होती थी उनका क्या किया जाता था? पुनः उपयोग कर लिया जाता था। और देखिए, और जो वस्तुएँ थी उन्हें लोग क्या करते थे, ऐसा नहीं है कि बड़ी मात्रा में वो लोग क्या करें, किसी भी वस्तु को क्या करें, अनुपयोगी सिद्ध कर दें। जो उनको उपयोग के लिए वस्तु प्राप्त होती थी, यानी कि जो उपयोगी अवस्था में होती थी उसका उपयोग करते थे, और जो टूट-फूट जाती थी उसे ही क्या करते थे, फेंक देते थे। यानी कि वो उस चीज़ों को रिसाइकिल करते थे, यानी कि दोबारा यूज़ करते थे। अब देखिए खोजों का वर्गीकरण, यानी कि खोजों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कि वर्गीकरण का मतलब क्या, कि वो किस पदार्थ से बनी है, उसका प्रयोग क्या है, मतलब वो आभूषण है, औजार है, या वो मिट्टी से बनी है, धातु से बनी है, अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पुरातत्वविद की पुनः देखो पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति के बाद पुरातत्वविद उन्हें वर्गीकृत करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए उन्हें कोई चीज़ मिल गया, एक चीज़, जैसे मान लीजिए उनको एक चिम्मच मिल गया, मान लीजिए एक उन्हें चिम्मच मिल गया। अब उसे चिम्मच को पाने के बाद क्या करेंगे, अब उसे वो बाँटेंगे कि इस टाइम मतलब ये किस चीज़ से बना हुआ है, इसका प्रयोग क्या था। देखिए, अब वो क्या करते हैं, उसको उन्हें पुनः वर्गीकृत करते हैं। अब कैसे करते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। देखिए, मुख्यतः उनके पदार्थ, यानी कि वो पदार्थ यानी कि किससे बने हुआ है, जो चम्मच मिला है, ये धातु से बना हुआ है या मिट्टी से बना हुआ है, यानी कि पत्थर से, मिट्टी से, धातु से, किससे बना हुआ है, इसके क्या करेंगे, इसके रूप में से क्लासिफाई, यानी कि इसको रूप में से रखेंगे। ठीक, अब देखिए उसके बाद उपयोगिता उपयोगिता मतलब इस चम्मच का क्या उपयोग था, इसको आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता था, या औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था, या एक अनुष्ठानिक वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाता था। इस चम्मच को लोग गले में पहनते थे, या इसको क्या करते थे, औजार के रूप में इससे शिकार-उकार करने में प्रयोग करते थे, या इसे मतलब यज्ञ-वज्ञ में उपयोग करते थे। अनुष्ठानिक वस्तु मतलब जैसे यज्ञ-वज्ञ से संबंधित थी, या किससे संबंधित था, फिर इसका क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। यानी कि पहले उसे क्या करते हैं, जब कोई चीज़ पाते हैं तो उसको क्लासिफाई
क्लासिफाई करते हैं। किसमें? पहले तो इस किस चीज़ से बना हुआ है, दूसरा इसका यूज़ क्या था, यानी कि इसका उपयोग क्या था। देखिए, पुरातत्व वस्तुओं की उपयोगिता को समझने के लिए पुरातत्वविद उसकी समानता आधुनिक वस्तुओं से मिलाने के संदर्भ में, जैसे कि घरों, नालों या कब्र की परीक्षण में करते हैं। यानी कि वो उसकी समानता के क्या करते हैं, आधुनिक वस्तुओं के संदर्भ में करते हैं। यानी कि जो आधुनिक वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से, जैसे कि चक्कियों को मिलाकर करते हैं, जो उस टाइम पे चक्की मिली थी और इस टाइम की चक्की को क्या करते हैं, वो मिला करके क्या डिसीजन निकालते हैं कि देखिए ये भी चक्की सेम है, वो भी चक्की सेम है। यानी कि उसका उपयोग किस लिए किया जाता था, मसाले वसाले बनाने के लिए किया जाता था। और क्या करते हैं, वो इसके आधार पर भी डिसाइड करते हैं कि वो सामान कहाँ पर मिली है, वो घर में मिली है या नाले में मिली है, उसके भी अनुसार क्या करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। देखिए, कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों, जैसे कि मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए कपास के टुकड़े से पहनावे के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए संदर्भ विकसित करना जरूरी होता है, जैसा कि हड़प्पाई मोहरों को समझने में हुआ था। यानी कि देखिए, अब उनको कुछ किसी किसी चीज में ना क्या करना पड़ता है, उनको मतलब संदर्भ ढूंढना पड़ता है। संदर्भ का मतलब जैसे क्या, अब उनको उनको ये पता लगाना है कि उस समय के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, तो इसका लिए उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए वो मूर्तियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर आपको याद हो, अगर आपने एक जो पुरोहित राजा की फोटो दी गई है एनसीईआरटी में, उसमें आप देखेंगे तो उसमें वो कपड़ा पहने हुआ है। तो उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि जो कपड़ा पहने हुआ है, आप देखेंगे उसका कपड़ा, वो कपड़ा किसका है, वो कपड़ा कपास का बना है, ऊन का बना है, किसका बना हुआ है। यानी कि उसको भी वो क्लासिफाई करते थे, किससे, संदर्भ विकसित करके क्लासिफाई करते थे। आप देखेंगे मणि मूर्तियां उर्तियां भी मिली हुई हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। व्याख्या की समस्या, और देखिए व्याख्या की समस्या क्या है, यानी कि जो पुरातात्विक व्याख्या में, देखा, पुरातात्विक व्याख्या में धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में समस्या आती है। यानी कि जो पुरातात्विक व्याख्याएं होती हैं, उसमें की धार्मिक प्रथाएं कैसे थी, उसको बताने में क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। अब देखिए, लेकिन कैसे अब डिफाइन करें कि कोई चीज धार्मिक है या नहीं, उसमें क्या होती है, बड़ी समस्या होती है। कुछ कुछ असमान वस्तुएं, जैसे आभूषणों से लदी हुई मणि मूर्ति और पत्थर की मूर्तियां, जिन्हें धार्मिक महत्व का माना जाता है। यानी कि कुछ असमान वस्तुएं उन्हें जो प्राप्त होती हैं, उन्हें क्या करते हैं, वो कह देते हैं कि ये धार्मिक चीजों से संबंधित है। जैसे कि मातृ देवी की मूर्ति आप देख सकते हैं, मातृ देवी की मूर्ति है जो लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये मातृ देवी की मूर्ति है। तो ये क्या है, थोड़ा सा अलग है, हर एक चीजों से, मोहरों वोहरों से ये अलग है। तो इसको क्या करते देते हैं, ये धार्मिक महत्व का बताते हैं। और कुछ चीजें ऐसी संरचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें जो हर एक जगह नहीं प्राप्त हुई, जो कम मात्रा में प्राप्त हुई है। जैसे क्या क्या, जैसे कि अन्य संरचनाओं, जैसे कि स्नानागार और वेदियों को क्या करते हैं, अनुष्ठानिक महत्व का बताते हैं। यानी कि जो ये स्नानागार और स्नानागार थे, उन सबको क्या करते हैं, बताते हैं कि इनका अनुष्ठानिक महत्व था। यानी कि ये अनुष्ठान पे, यानी कि किसी विशेष पूजा पाठ में क्या किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे, जैसे स्नानागार और वेदियां। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए, जो हड़प्पाई सभ्यता में धार्मिक आस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए मोहरों पर अनुष्ठानिक प्राकृतिक पूजा, आदि शिव जैसे प्रतीकों का विश्लेषण किया गया है। यानी कि अब जो कैसे डिफाइन करते हैं जो पुरातात्विद होते हैं कि वहाँ के लोगों का धर्म कैसे था, इसके लिए वो कहते हैं, कोई तो कहते हैं कि वहाँ के जो लोग थे प्रकृति यानी कि जो प्रकृति है उसकी पूजा करते थे। और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक आद्य शिव नाम के देवता थे, उनकी पूजा होती थी। आद्य शिव देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में, ये आद्य शिव को कभी कभी किससे, जानवरों से घिरा हुआ दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे मोहर में इसमें तो साफ नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक अलग इमेज लगाई, जिससे आपको अच्छे से पता हो। दोस्तों, प्लीज से प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये आप सब हिंदी माध्यमों के लिए ही चैनल बनाया गया है। आप सब हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन हमारे वीडियो पर व्यू नहीं आते, क्योंकि हम छोटे मोटे क्रिएटर हैं। लोग वॉइस क्वालिटी पे जाकर हमारे वीडियो के कंटेंट को बिना देखे क्या करते हैं, हमारे चैनल को अवॉइड कर देते हैं। लोग हमारे चैनल को देखने के बाद भी इसको ना लाइक और ना शेयर करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये आपके लिए ही बनाया गया है दोस्तों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए। ऐसा ही रहा दोस्तों, अगर ऐसे ही कम व्यू आते रहें तो एक दिन हमें अपना चैनल ही बंद कर देना पड़ेगा। क्योंकि रोज दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ना कोई वीडियो को लाइक करता है ना सब्सक्राइब, और बहुत कम व्यू भी आते हैं, बहुत कम लोगों के पास हमारा वीडियो जाता भी है। तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको हर एक प्रकार के सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पे मिलेंगे, चाहे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, सभी चीज़ों के हमारे यहाँ वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप जाके सारे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हाँ, जैसे कि कभी कभी आद्य शिव को बताया जाता है कि वहाँ पर आद्य शिव की पूजा की जाती थी। आद्य
महादेव शिव को पशुपति भी कहा जाता था। पशुपति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको जिस मोहर में दिखाया गया है उसके आस-पास क्या है, जानवर बने हुए हैं। देखिए इसमें ये देखिए हाथी बना हुआ है, बाघ बना हुआ है, यहाँ पर देखिए बैल भी बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-अलग जानवर बने हुए हैं। तो इन्हें जानवरों से घिरे हुए के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? पशुपति कहा जाता है। पशुपति मतलब क्या? पशु मतलब जानवर, पति मतलब स्वामी, यानी कि जो अ, जानवरों का स्वामी है, उसे पशुपति कहा जाता है। लेकिन जो इनका चित्रण है हिंदू धर्म के रुद्रदेव से इनका समानता की जाती है। किससे वर्णन किया जाता है? रुद्रदेव के। लेकिन इनका वर्णन जो है ना वो ऋग्वेद में जो हमें रुद्रदेव का जो रूप प्राप्त होता है उससे मैच नहीं करता है। यानी कि जो इनका वर्णन इस मुहर्रम के संदर्भ में किया गया है और जो ऋग्वेद के संदर्भ में हमारे ग्रंथों में किया गया है, उससे क्या होता है, इनका मतलब वर्णन मैच नहीं करता है। यानी कि दोनों में इनका वर्णन अलग-अलग है। ऋग्वेद में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जो मतलब शिव जी हैं उनको किस रूप में जाना जाता है? पशुपति के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसमें जो मोहर है उन्हें हमें उसमें हमें सिर्फ़ इसमें जो जो भी इंसान बैठा है उसे पशुपति के रूप में दिखाया गया है। ठीक? और कभी-कभी बोलते हैं कि जो मोहर पे इंसान बना है, कभी-कभी शिव बोलते हैं इसे और कभी-कभी क्या बोलते हैं इसे, वो समन बोलते हैं। समन क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। समन जैसे जादुई जिसके पास शक्तियाँ होती हैं उन्हें समन कहते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगा समन क्या होता है। तो इससे क्या होता है, धार्मिक प्रतीकों को समझने में क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। तो इससे हमें संबंध नहीं समझ नहीं पाते हैं कि लोग उस समय कौन-सा धर्म पालन करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे या देवी-देवताओं की पूजा करते थे। अब देखिए हाँ, अब देखिए शमन किसे कहते हैं? शमन किसे कहते हैं? शमन मतलब वो है, शमन वे व्यक्ति होते हैं जिनमें जादुई शक्तियाँ और दूसरी दुनिया से संपर्क साधने की क्षमता होती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर जादुई शक्तियाँ होती हैं और उनका दावा होता है कि वो दूसरी दुनिया से संबंध साध सकते हैं। यानी कि जो कहते हैं ना कि हम दूसरी दुनिया के लोगों से बात कर सकते हैं, भगवान-वगवान से बात कर सकते हैं, ऐसे सब उन्हें क्या कहते हैं? समन कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में तुरंत आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि समन किसे कहते हैं। और देखिए लिंग आता है बार-बार, हमें वहाँ पर कई छोटे-छोटे पत्थर प्राप्त हुए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर। ये छोटे-छोटे वहाँ पर पत्थर प्राप्त हुए हैं, 2 इंच से भी छोटे हैं। इनको क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। अब लिंग क्या होता है? लिंग क्या क्या होता है? उस पत्थर को कहते हैं जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में की जाती है। यानी कि जो पत्थर भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक, आप मतलब मंदिर में देखे होंगे, आपके घर पे भी होगा, जिसे हम आम तौर पर शिवलिंग कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। अब देखिए लिंग हड़प्पा सभ्यता से कई सारे ऐसे छोटे-छोटे पत्थर मिले हैं, ठीक? यानी कि ऐसे छोटे-छोटे पत्थर मिले हैं जो शंखाकार हैं, जिनको लिंग की संज्ञा दी जाती है। कोई-कोई कहते हैं कि जो ये भाई ये लिंग-उंग नहीं है, इसका प्रयोग क्या किया जाता था? लिखने के लिए किया जाता था। जैसे चॉक नहीं होता, चॉक का प्रयोग बोर्ड पे लिखने के लिए किया जाता है, वैसे इसका भी प्रयोग पत्थरों यानी कि पट्टिकाओं पर लिखने के लिए, यानी कि जो पट्टिकाएँ थी उसपे लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब देखिए इस लिंग के बारे में कुछ लिखते हैं मैके, तो मैके क्या लिखते हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये बताते हैं ये किससे बना होता था? ये लेज़ार द्वार या मणि या जैस्पर से, यानी कि अन्य पत्थरों से, यानी कि पत्थरों से बना हुआ था। जैसे कौन-कौन से पत्थर? लेज़ार वार्द हो गया या मणि हो गई या जैस्पर, इन सब पत्थरों से बना होता था। या छोटा और शंक्वाकार होता था, यानी कि ये छोटा होता था और शंक्वाकार होता था और ये 2 इंच से कम ऊँचाई के थे, यानी कि इनकी जो हाइट थी, यानी कि जो इनकी हाइट थी वो 2 इंच से कम थी, यानी कि 2 इंच से छोटे होते थे, ठीक? और मैके का ये भी मानना है कि ये पट्टों पर लेख जाने वाले लेखों में भी प्रयोग हो सकते थे, यानी कि पट्टों पर जो लिखे जाते थे लेख, उसमें भी क्या हो सकते थे, इनका प्रयोग किया जा सकता था, किसका? लिंग का। दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। दोस्तों आप सब हिंदी मीडियम के लिए ही बनाया गया है चैनल, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हमारे चैनल पे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और अन्य सभी विषयों से संबंधित वीडियो अवेलेबल है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। आपको अन्य अन्य सभी वीडियो की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप सभी वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप सब हिंदी मीडियम के लिए ये चैनल बनाया गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्यार दीजिए। तब तक के लिए पढ़ लो।